बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का विकास स्टडी पॉइंट में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए करते हैं चीजों की शुरुआत और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके प्री बोर्ड और बोर्ड में आने की जिनकी संभावना है। ठीक है, देख पहली बुक का सबसे पहला क्वेश्चन आता है, हड़प्पा की सामाजिक विभिन्नताओं का अवलोकन कैसे किया जाता है। ठीक है, यानी कि हड़प्पा जो सभ्यता है वहां पर समाज में अमीर थे, गरीब थे, किस टाइप्स के लोग रहा करते थे, उनके बारे में किस तरीके की चीजें है ना पता कैसे चली हमें। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसको बताने के लिए इतिहासकार ने दो प्रकार की चीजें की हैं। कौन कौन सी चीजें? पहला है समाधान और दूसरा है विलासिता की वस्तुएं। कहोगे भैया समाधान का मतलब क्या होता है? समाधान मतलब होता है कब्रिस्तान, जहां पे एक तरीके से कब्रों को दफनाया जाता था। ठीक है, तो अब देखिए जो कब्र होते थे ना, जैसा कि मैं आप देख सकते हैं इमेज में, इस तरीके से जब कब्रों को खोदा जाता था तो वहां पर है ना हड्डियों के साथ साथ ये जो चीजें देखने को मिलती थी, जैसे उसके साथ जो भी सामान को गाड़ा जाता था। ठीक है, अब दो टाइप्स की चीजें देखने को मिली। पहली चीज तो जो गर्त यानी कि गड्ढे की बनावट अलग अलग होती थी। अमीर वर्ग हो सकता है कि बहुत बढ़िया गड्ढे बनाता था और जो गरीब था वो इस तरीके के गड्ढे बनाता था। और साथ ही साथ उसके द्वारा दफन की गई जो चीजें हैं उसके द्वारा इतिहासकार बताते हैं कि यहाँ पे अमीर थे या गरीब थे। देखिए समाज में दो ही अमीर लोग अच्छी कीमती वाली जो चीजें हैं उसको साथ में दफन करेंगे, और जो गरीब लोग होंगे तो वो समझो कि अपने हैसियत के हिसाब से चीजों को दफनाएंगे। तो पहला पॉइंट क्या लिखा है? समाधान, यानी कि कभी कभी समाधान गर्त बनावट एक दूसरे से अलग होती थी। और दूसरे नंबर पे मृद भांड यानी कि मिट्टी के बर्तन, आभूषण, ये सब चीजें देखने को मिले, और कहीं कहीं तांबे के दर्पण भी देखने को मिले हैं। ठीक है, आगे क्या लिखा है? विलास की वस्तु। अब देखिए इतिहासकार ने क्या किया, जो वस्तुएं थी उसको दो हिस्से में कैटेगराइज कर लिया। वो वस्तुएं जो कि रोजमर्रा की वस्तुएं थी, जिसका यूज डेली लाइफ में किया जाता था, उसको अलग कर लिया, और वो वस्तुएं जो कि कीमती वस्तुएं थी उनको अलग कर लिया। अब क्या किया गया? अब रोजमर्रा की वस्तुओं को जब अलग कर लिया गया तो उसको कहा गया कि ये तो डेली लाइफ में यूज करने वाली चीजें हैं, ये तो आम जनता यूज करती होगी। लेकिन दुर्लभ वस्तुओं की संख्या थोड़ी कम देखने को मिली। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि समाज में सारे वर्ग जो थे वो कीमती वस्तुओं का उपयोग नहीं कर पाते थे, इसी वजह से, क्योंकि ये जो चीजें थी काफी कीमती थी। आज हमारे समाज में देख लीजिए, क्या सोना चांदी और इस प्रकार की जो चीजें सबके पास है, बहुत ज्यादा मात्रा में, बिल्कुल नहीं। अमीरों के पास ज्यादा होगा, गरीबों के मिडिल क्लास के पास कम होगा, और सबसे गरीब होंगे उनके पास होगा भी नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार की चीजें हैं। तो ऐसे ही इतिहासकार जो है हड़प्पा के सामाजिक विभिन्नताओं का अवलोकन करते हैं, जिसमें से मैं दो प्रकार की विधि आपको बता दिया, एक समाधान और दूसरा विलास की वस्तुएं। आई होप सो आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। 15 क्वेश्चन हम करेंगे, जिसमें से पहला क्वेश्चन अपना हो जाता है कंप्लीट। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लो। इस प्रकार के अगर आपको नोट चाहिए तो 7011912793 पे, जो कि आपको डिस्प्ले पे दिखाया गया, उस पर आप संपर्क करिए। साथ ही साथ एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करो विकास स्टडी पॉइंट पे, जहां पे इस प्रकार का कोर्स है, आप उस पर एनरोल हो सकते हो और अच्छे से स्टडी कर सकते हो यूट्यूब से हटकर। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या लिखे कि चर्चा कीजिए कि पुरातात्विक किस प्रकार से अतीत के निर्माण करते थे। अतीत का मतलब क्या होता है कि जो बीती गई चीजें हैं उसका दोबारा से निर्माण कैसे होता है। तो देखिए पुरातात्विकों ने क्या किया, कुछ विधियों को अपनाते हैं। जैसे सबसे पहली चीज वहां की जो भौतिक अवशेष देखने को मिली है, जो भौतिक अवशेष का मतलब होता है जिसको टच किया जा सके, जैसे वहां पे उत्खनन किया गया होगा तो वहां पे बर्तन देखने को मिले, औजार देखने को मिले, इमारतें देखने को मिली। ठीक है, हड्डियां हो गई, ये सब चीज देखने को मिला है। दूसरे नंबर पे कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि अचानक से मिल जाती है, जैसे 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 बाढ़ आ जाने की वजह से जो चीजों का कटाव हो गया होगा, जैसे खेती से जुड़ी कुछ चीजें मिल गई, खुदाई करते दौरान कुछ वस्तुएं देखने को मिल गई। तो इस प्रकार की जो चीजें मिलती हैं उनसे उनकी संस्कृति का और उनकी जीवन शैली का अंदाजा लगाया जाता है। अगला क्या लिखा है? अभिलेखों और सर्वेक्षण का उपयोग करके। मतलब क्या हुआ, एक तरीके से वहां पर जो अभिलेख देखने को मिले, अभिलेख का मतलब क्या होता है? मिट्टी की सतह पर लिखी गई लेख को अभिलेख कहा जाता है। मिट्टी की सतह पर नहीं बल्कि मजबूत सतह, ताम्रपत्र, या फिर आप कहोगे किसी भी हार्ड चीज पर जो चीजें लिख दी जाती थी, ठीक है, और उसी को अभिलेख के तौर पर यूज किया जाता था। तो उनमें जितनी भी चीजें लिखी गई हैं उसके द्वारा भी इतिहास का पुनर्निर्माण किया जाता है। अगला है संदर्भ का अध्ययन और अप्रत्यक्ष शास्त्र। इसका मतलब क्या होता है? जैसे घर हो गया, कब्र हो गया, मिट्टी में जो कि वस्तुएं देखने को मिलती है उनसे भी हमें इतिहास के बारे में जानकारी देखने को मिलता है। साथ ही साथ जब सीधा प्रमाण नहीं मिलता है तो मूर्तियां, चित्रों तथा अन्य
प्रत्यक्ष साक्ष्यों के आधार पर भी अतीत का पुनर्निर्माण करवाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार की चीजें हैं। तो आपसे कोई पूछे कि पुरातात्विक किस प्रकार से अतीत का निर्माण करते, तो आप कहोगे वहां की वस्तुओं को देखकर। ठीक है, वहां पे जो भी वस्तुएं खुदाई के दौरान मिली, जो भी अभिलेख मिले, जो भी कीमती वस्तुएं मिली, जो कि वहां के समाधान होते हैं, विलासिता की वस्तु होते हैं, इन सभी चीजों को देखकर इन चीजों का पुनर्निर्माण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पाई समाज में शासकों द्वारा किए गए संभावित कार्य, मतलब शासक जो थे भी कि नहीं थे, और उन्होंने कौन कौन सा काम किया है, कौन कौन सा काम किया है। तो सबसे पहले देखिए, हड़प्पा समाज में शासक कौन थे इसका प्रमाण नहीं मिलता है। ठीक है, पर पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर उनके कार्यों के बारे में कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है। जैसे सबसे पहले नगरों की योजना और निर्माण का नियंत्रण, मतलब क्या हुआ कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे शहरों की जो सड़कें हैं, साथ ही साथ जो नालियां हैं, ईंटों के आकार और भवनों में समानता दिखाई देने को मिली है। मतलब क्या हुआ, एक जैसे घर देखने को मिले हैं, एक जैसे सड़क देखने को मिले हैं, और इन सभी चीजों को देखकर ये पता लगता है कि हो ना हो यहाँ पे कोई ना कोई शक्तिशाली समूह राज करता होगा। आगे, व्यापार तथा संसाधन प्रबंधन को देखकर, इसका मतलब क्या हुआ, पूरा वस्तुएं बताती हैं कि दूर दूर से कच्चा माल मंगाया जाता था, जैसे धातुएं, पत्थर, शंख इत्यादि चीजों को मंगाया जाता था, और यह काम किसी संगठित प्रशासन या फिर शासक द्वारा किया जाता था। ठीक है, आगे, धार्मिक या सामाजिक कार्यों का देखरेख, मतलब क्या हुआ, कुछ विद्वानों ने एक मूर्ति को पुरोहित राजा का संज्ञा दिया है। जैसे एक मूर्ति मिली है वहां पर जिसको पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई है, तो हो ना हो उस मूर्ति को देखकर हमें यह लगता है कि हो ना हो यहाँ पर कोई ना कोई राजा होगा ही। आप उन्हें बुक में देखेंगे तो देखने को मिल जाएगा। इससे संकेत मिलता है कि शासक जो है धार्मिक कार्यों में एक तरीके से भूमिका निभाते थे। इसके साथ साथ कानून व्यवस्था और बड़े निर्णयों का संचालन, मतलब इतने बड़े और सुशासित नगरों का संचालन करने का आदेश देना, या फिर कामों का बंटवारा करना, या फिर इतने बड़े बड़े जो निर्णय हैं, ये हो ना हो किसी न किसी कोई ना कोई राजा तो जरूर होगा जिसके द्वारा ये सारे निर्णय लिए जाते होंगे। कहा जाता है कि वहां पर एक भवन मिला है, उस भवन को प्रसाद की संज्ञा दी गई है। किसकी संज्ञा दी गई है? प्रसाद की संज्ञा दी गई है, लेकिन उससे रिलेटेड कोई भव्य वस्तुएं नहीं मिली है। इस वजह से इतिहासकार फिर डाउट करने लगते हैं कि क्या वहां पे राजा थे या नहीं थे। कई सारे लोग ये भी कहते हैं कि वहां पे एक नहीं बल्कि कई सारे राजा थे। तो कई बार क्वेश्चन ये आता है कि क्या हड़प्पा में राजा थे, तो आपको लिखना है कि कई पुरातात्विक ये कहते हैं कि वहां पे राजा थे, क्योंकि वहां के कार्यों को देख के लगता है कि वहां पे राजा थे। कुछ लोगों का मानना यह था कि वहां पे एक नहीं बल्कि कई सारे राजा थे, जैसे हड़प्पा का अलग, मोहनजोदड़ो का अलग, इस प्रकार की चीजें। ठीक है, और कुछ लोगों का मानना है कि वहां पे कुछ भी राजा नहीं थे, सारे लोग मिलकर राज करते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मौर्य साम्राज्य के जानकारी के स्रोत। तो देखिए, सबसे पहले मौर्य साम्राज्य के जानकारी के स्रोतों की बात करूं, पहला आता है मेगास्थनीज की इंडिका। मेगास्थनीज की इंडिका में ये प्रकार के यूनानी राजदूत थे, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा करते थे। इन्होंने जो पुस्तक लिखी उसका नाम था इंडिका। ठीक है, इसके द्वारा समाज के बारे में, इसके द्वारा व्यवस्था के बारे में, प्रशासन के बारे में पता लगता है। साथ ही साथ कौटिल्य का अर्थशास्त्र अगर मैं बात करूं, तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, इसमें राजनीतिक जीवन के बारे में, प्रशासन के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में, इन सब चीज के बारे में एक दंड व्यवस्था लिखी गई है। ठीक है, साथ ही साथ यह भी लिखा गया है कि मुद्रा राक्षस किसने लिखा था? विशाख दत्त ने लिखा था। इस प्रकार नाटक से पता लगता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस तरीके से घनानंद को मारा, और मारने के बाद किस तरीके से उन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, इनसे पता लगता है। जैन और बौद्ध ग्रंथों से क्या पता लगता है कि इन धार्मिक ग्रंथों से मौर्य शासकों के द्वारा, ठीक है, विशेषकर चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के जीवन तथा उनके धर्म संबंधी कार्यों का जानकारी देखने को मिलता है। ठीक है, साथ ही साथ अशोक के अभिलेखों और पत्थरों, स्तंभों पर उत्कीर्ण जो अभिलेख के शिलालेख है, ठीक है, उनसे भी कई सारी चीजों को देखने को मिलता है, क्योंकि अशोक ने क्या किया था, सारी चीजों को, धर्म से रिलेटेड, नीति से रिलेटेड, इन सारी चीजों को अपनी प्रजा में, है ना, इंफॉर्मेशन पहुंचवाने के लिए क्या किया, अपने समाज में चौकियों पर, ठीक है, ऐसे बड़े बड़े अभिलेख बनाकर लगा दिए जाते थे, ताकि जो जनता है उस चीज को पढ़े, ठीक है, और उसके बाद उस चीज का पालन करे। जैसे धम्म महापात्र की नियुक्ति की गई थी धम्म का प्रचार करने के लिए। धम्म क्या है? धम्म एक प्रकार की नियमावली है जो कि अशोक ने अपने समाज को, है ना, सुसंगठित करने के लिए, फॉलो करने के लिए ये चीज लगवाया था, और उसका प्रचार करने के लिए जो टीम नियुक्त की गई थी उसी को धम्म महापात्र कहा जाता है। आगे, मौर्यकालीन मूर्ति कला एवं पुरावशेष, मतलब क्या हुआ, जिसमें अगर देखा जाए तो मूर्तियों के माध्यम से, जो पुरावशेष है उनके माध्यम से, स्तंभों, मूर्तियों, कलाकृतियों तथा उत्खनन से मिले अवशेषों से, ठीक है, मौर्य काल की कला, संस्कृति और तकनीक के बारे में ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं, पांचवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अभिलेख शास्त्रियों की क्या समस्याएं हैं। तो देखिए अभिलेख शास्त्रियों की समस्याओं की अगर मैं बात करूं तो अभिलेख शास्त्री वे विद्वान हैं जो कि पत्थर, धातु, स्तंभ, ताम्रपत्र आदि पर जो भी चीजें लिखे गए होते हैं उनका ये क्या करते हैं, रीड करते हैं। और रीड करने के बाद, ठीक है, रीड करने के बाद बताते हैं कि देखो इस तरीके का इतिहास रहा है, इस प्रकार की चीजें। अब देखिए इनकी कुछ ना कुछ समस्याएं हैं, बिल्कुल समस्याएं। जब अभिलेखों को मिट्टी से निकाला जाता है तो पहली समस्या आती है उसको सही सलामत निकालना। कई बार उसको खुदाई के दौरान टूट जाती है, ठीक है। दूसरे नंबर पर अगर देखा जाए तो उसको पढ़ने की दिक्कत आती है, इट मींस लिपि पढ़ने की समस्या आ जाती है, क्योंकि अभिलेखों पर लिखी गई लिपियां काफी पुरानी होती है और इसकी वजह से चीजों को पढ़ा नहीं जा पाता है, ठीक है। आगे अगर मैं बात करूं तो अभिलेखों का अपूर्ण होना। अपूर्ण होने का मतलब क्या हुआ, ऐसा नहीं है कि जैसे हमारे पास एक बुक है, बुक के बाद पहला सीरियल नंबर, दूसरा सीरियल नंबर, तीसरा, चौथा, इस तरीके से करके चीजें मिल जाती है, लेकिन अभिलेख कब कहाँ कौन सा निकल रहा कैसे है, तो उस चीज को व्यवस्थित कर पाना, उस तरीके से पढ़ पाना एक तरीके से समस्या हो जाती है। आगे भाषा और शब्दों की समस्या। कई बार ऐसा होता है अभिलेख चलो निकल भी गए, उसको साफ भी कर लिया गया, और उसको पढ़ने की जब बारी आती है तो कहीं ना कहीं वो ऐसी लिपि में लिखी गई होती है जिसका ज्ञान हो पाना कई बार मुश्किल हो जाता है। जैसे कहा जाता है अभिलेख जो हड़प्पा का जो अभिलेख है, ठीक है, उसको पढ़ा नहीं गया, इसी वजह से उसको रहस्यमय लिपि कहा गया है। आगे बात करते हैं एक तरीके से प्रसंग का अभाव। प्रसंग का अभाव का मतलब क्या होता है, अभिलेख अक्सर केवल घटना या फिर आदेश बताते हैं, पूरी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि नहीं बताते। जैसे आपके फोन में अगर मैं कहूं तो डेली लाइफ की फोटोज होंगी क्या, बिल्कुल नहीं होंगी। कब की फोटोज होगी, वही फोटोज जो कि आप कहीं सेलिब्रेशन कर रहे हो, कहीं आप पार्टी में गए हो, कहीं आप कुछ इस प्रकार की जो चीजें, उसी जगह का आपके पास फोटो होगा, डेली लाइफ का फोटो नहीं होगा। इसी प्रकार से अभिलेखों में जो चीजें लिखी जाती थी या लिखवाई जाती थी वो कुछ न कुछ विशेष घटनाओं पर जो बनाई गई चीजें होती थी उन्हीं के द्वारा लिखवाई जाती थी, ठीक है। आगे तिथि निर्धारण की समस्या, कि इसको देखकर ये नहीं डिसाइड किया जा सकता है कि ये कब का है, कौन से समय का है, ठीक है। तो ये हो गया आपका अभिलेख शास्त्रियों की समस्या है। और साथ ही साथ आगे बात करते हैं, छठे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्णित काल में कृषि के तौर तरीकों में किस प्रकार से परिवर्तन आया। तो देखिए सबसे सिंपल सी बात है, वर्णित काल में कृषि में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिले हैं, जिससे सबसे पहले हल तथा लोहे के फाल का उपयोग किया जाने लगा, जिसकी वजह से मिट्टी की गहन जुताई होने लगी और उत्पादक में बढ़ोतरी होने लगी। कई बार क्वेश्चन आता है, धान की रुपाई का प्रचलन, जैसे गंगा कावेरी घाटियों की उपजाऊ भूमि होने की वजह से वहां पर धान की रुपाई की पद्धति शुरू हो जाती थी और इसके कारण जो है वहां पर फसल जो है दुगनी होने लगी थी, ठीक है। आगे कुदाल तथा अन्य कृषि उपकरणों का उपयोग करना। कई क्षेत्रों में मिट्टी तैयार करने के लिए, बीज बोने के लिए कुदाल तथा अन्य प्रकार के उपकरणों का यूज किया जाता था, जिसकी वजह से खेती आसान हो जाती थी। सिंचाई के साधनों का विकास, जैसे कुआं, तालाब, कुएं, कुछ क्षेत्रों में नहरें बनाकर सिंचाई की जाने लगी थी, जिससे फसलों की उपज और खेती में स्थिरता बढ़ने लगी थी। आगे सिंचाई साधनों का निर्माण प्रभावशाली लोगों के द्वारा, इसका मतलब कई तालाब, कुएं, नहरें या राजा या फिर स्थानीय प्रभावशाली लोगों के द्वारा बनाए जाते थे, और इस निर्माण कार्यों का उल्लेख अभिलेखों में भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस प्रकार से चीजों में चेंजेस होने की वजह से कृषि में परिवर्तन होने लगा था। आगे है अभिलेख क्या होते हैं और इसे सावधानी से पढ़ना क्यों जरूरी है। तो देखिए अभिलेख वे लिखित संदेश होते हैं जो कि पत्थर, स्तंभ, ताम्रपत्र और मूर्ति इत्यादि चीजों पर लिखे हुए होते हैं। इसमें राजा के आदेश होते हैं, दान, विजय, धर्म, उपदेश या फिर इस प्रकार की कोई घटनाएं होती हैं, इन सब चीजों को लिखा जाता है। जिस प्रकार से आप देखते हो इस प्रकार से अभिलेख हुआ करते हैं, ठीक है। अभिलेखों को ध्यान से पढ़ना क्यों जरूरी होता है। सबसे पहली चीज, कई बार ऐसा होता है कि इसमें लिखी गई जो लिपि है, भाषा है, बहुत ज्यादा कठिन होती है, तो बहुत ही अच्छे से पढ़ना पड़ जाता है, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्षतिग्रस्त या फिर अधूरे अभिलेख। कई बार अधूरे अभिलेख है तो अर्थ का अनर्थ भी निकल सकता है, इस वजह से चीजों को बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ा जाता है, क्योंकि टूटे और घिसे हुई जो चीजें होती हैं, ठीक है, इसको निकालना और इसको पढ़ पाना मुश्किल ही होता है। राजाओं की अतिशयोक्ति, मतलब क्या होता है, कई अभिलेख राजाओं के द्वारा लिखवाए जाते थे, जहां वे अपनी उपलब्धियां या फिर बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं, या इस लिए हर बात को सत्य मानना भी एक तरीके से सही नहीं होता है। तो कई बार ये भी एक दिक्कतें हो जाती है, इस वजह से पूरी तरीके से अभिलेख सही है, कई बार इस पर भी विश्वास कर पाना मुश्किल होता है। आगे सही संदर्भ में समझना। अभिलेख किसी विशिष्ट घटना या फिर निर्णय की जानकारी देते हैं पर पूरी पृष्ठभूमि नहीं बताते हैं, और गलत संदर्भ लगाने से इतिहास की व्याख्या गलत हो सकती है। इस वजह से इतिहास को, अभिलेखों को अच्छे से पढ़ाना चाहिए ताकि इतिहास की सही जानकारी मिल पाए। आगे महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है, से क्या अभिप्राय है। तो देखिए महाभारत एक गतिशील ग्रंथ इसलिए है क्योंकि जिस तरीके से आए दिन उसमें परिवर्तन हो रहा है, इस परिवर्तनों को देखकर उसको गतिशील ग्रंथ कहा जाता है। जैसे बात किया जाए तो
महाभारत केवल एक स्थिर या फिर पुराना ही ग्रंथ नहीं है, बल्कि समय के साथ इसमें बहुत सारे परिवर्तन होते हैं और बहुत सारी वृद्धि होती है। जैसे समय के अनुसार जोड़ और घटाव, यानी कि महाभारत की कथा श्लोक कई शताब्दियों में पढ़ते पढ़ते ग्रंथ में शामिल किए गए हैं और नए पात्र, घटनाएं तथा उपकथाएं जुड़ी हुई हैं। इसी वजह से लगातार इसका विकास हो रहा है। साथ ही साथ संस्कृति तथा सामाजिक परिवर्तन का प्रतिबिंब धीरे धीरे इसमें कहीं ना कहीं परिवर्तन होता रहता है। धर्म, नीति और राजनीतिक आदर्श समय के साथ धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाते हैं। अनेक शिष्यों और कथाकारों का योगदान, मतलब महाभारत को अलग अलग कवियों, कथाकारों ने अपनी दृष्टिकोण से लिखा और सुनाया। इस कारण इसमें विविध प्रकार के परिवर्तन भी देखने को मिलते हैं और इन सारे कारणों की वजह से हम कहते हैं महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है। आगे बढ़ते हैं। स्पष्ट कीजिए कि विशिष्ट परिवारों में पितृवंशिकता क्यों रही होगी। अब पितृवंशिकता का मतलब क्या होता है कि ऐसा वंश जो पिता के द्वारा चलाया जाता हो। तो देखिए, पितृवंशिकता में का जो महत्व है, एक तरीके से संपत्ति, सामाजिक पद और विरासत से जुड़ा हुआ है। इसके कारण निम्नलिखित बिंदुओं पर हम ध्यान देते हैं। सबसे पहला है संपत्ति की सुरक्षित हस्तांतरण। मतलब क्या हुआ कि पितृवंशिकता इसलिए जरूरी रही होगी ताकि संपत्ति का सुरक्षित हस्तांतरण किया जा सकता था कि घर का जो बड़ा लड़का होगा उसको उसका उत्तराधिकारी बना दिया जाता था। परिवार की जमीन और धन तथा अन्य संपत्ति को सुरक्षित तरीके से अगली पीढ़ी तक पहुंचाने की पितृवंशिकता जरूरी मानी जाती है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि परिवार की संपत्ति परिवार के पुरुष सदस्य में ही रहे और ठीक है, बंटने से बच सके। ठीक है, साथ ही साथ कहा जाए कि सामाजिक प्रतिष्ठा और शक्ति का संरक्षण पहले इसलिए कर दिया था ताकि घर का बड़ा लड़का सारी चीजों को देख सकता है, तो समाज में प्रतिष्ठा भी बनी रहेगी और साथ ही साथ शक्ति का एक तरीके से संरक्षण भी होता रहेगा। जैसे परिवार की सामाजिक स्थिति, पद तथा सम्मान पुरुष वंश के माध्यम से बनाए जाते थे और खास करके राजघरानों तथा प्रभावशाली जो परिवारें होती थी उनमें पितृवंशिकता जरूरी रहती थी। परिवार की पहचान तथा नाम की निरंतरता का मतलब नाम धीरे धीरे बढ़ता रहे। ठीक है, पितृवंशिकता से परिवार का नाम तथा वंश पहचान पुरुष पीढ़ी के माध्यम से बनी रहती थी। इससे परिवार की ऐतिहासिक तथा मानसिक विरासत जो है एक तरीके से सुरक्षित रहती थी। राजनीति तथा आर्थिक नियंत्रण, राजघरानों तथा संपन्न परिवारों में सत्ता और अधिकार पुरुष वंश के माध्यम से आगे बढ़ते थे और इससे शासन या फिर आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण स्थिर रहता था। ठीक है, आगे बात करते हैं कि क्या आरंभिक राज्यों में जो शासक निश्चित रूप से क्षत्रिय होते थे, क्योंकि हमने ये बात पढ़ा है पंडितों का काम होता है पूजा पाठ कराना, क्षत्रियों का काम होता है राज करना या फिर राजा के तौर पे रहना, और इसके अलावा वैश्यों का काम होता है एक तरीके से व्यापार करना और शूद्रों का काम होता है तीनों वर्गों की सेवा करना। तो क्या सिर्फ क्षत्रिय जो थे वही राजा बन सकते थे? तो देखिए, आरंभ में अगर देखा जाए तो क्षत्रिय आरंभिक राज्यों में शासक सिर्फ क्षत्रिय ही नहीं होते थे और यह कहना बिल्कुल सही नहीं है। इसके अलावा इतिहासकारों के निष्कर्ष भी निकलते हैं, जैसे शासक वर्ग की पहचान स्पष्ट नहीं है। प्रारंभिक राज्यों के प्रमाण के हिसाब से अगर देखा जाए, जैसे उत्खनन तथा अभिलेखों के माध्यम से अगर देखा जाए, तो जाति या फिर वर्ग के बारे में सीधे जानकारी नहीं देते, इसलिए निश्चित नहीं कहा जा सकता है कि ये केवल क्षत्रिय थे। दूसरे नंबर पे शक्ति और प्रशासन क्षमता में महत्वपूर्ण थी, यानी कि आरंभिक राज्यों में शासक अक्सर सैन्य और प्रशासन क्षमता रखने वाले प्रभावशाली व्यक्ति होते थे। जरूरी नहीं कि उनका जो जन्म है वो क्षत्रिय वंश में था। कई बार ऐसा होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को भी लेकर दिक्कतें आ जाती है कि चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय थे कि नहीं थे। कई लोग उनके किसी और वंश से बताते हैं, कई लोग किसी और वंश से बताते हैं। ठीक है, तो इस वजह से कहा जाता है कि शायद अगर कहा जाए कि जो क्षत्रिय वंश रहा होगा उसमें राजा बनते तो थे, लेकिन जो संसाधन में जुटाने में योग्य रहता है, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो संसाधन जुटाने में योग्य रहे, परिवार की रक्षा कर सकता है, वही राजा बनता था। ठीक है, समाज का शक्ति का संबंध, कुछ समाजों में शासक परिवार विशेष प्रभावशाली थे, लेकिन कई बार आर्थिक और राजनीतिक ताकत रखने वाले लोग भी शासक में आ गए थे। इसलिए शासक की भूमिका जन्म पे नहीं बल्कि उसकी क्षमता तथा शक्ति पर निर्भर करती थी। निष्कर्ष रूप से अगर देखा जाए तो आरंभिक राज्यों में शासक सिर्फ क्षत्रिय नहीं थे, बल्कि वे अक्सर समाज में प्रभावशाली और संपन्न सैन्य और प्रशासनिक क्षमता रखने वाले व्यक्ति हुआ करते थे। जैसे सातवाहन अगर बताया जाए तो अपने आप को ब्राह्मण बताते हैं। कई बर्बर जातियों से भी थे जो कि राजा बने थे। ठीक है, ऐसा। अगला है धर्मसूत्र एवं धर्मशास्त्रों में 4 वर्णों के लिए आदर्श जीविका से संबंधित कुछ नियम। कौन से नियम है भाई? सबसे पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये समझ जाओ 4 वर्ड है। ठीक है,
ब्राह्मणों की अगर मैं बात करूं तो उनका मुख्य कार्य होता है अध्ययन करना, शिक्षण, यज्ञ, धर्म प्रचलन, ये सब चीज करना, प्रवचन इत्यादि देना। ठीक है, और धन कहाँ से कमाते थे, जैसे यज्ञ करवाते थे, दान वगैरह मिल जाता था, सेवा पर निर्भर रहा करते थे। साथ ही साथ क्षत्रिय का काम होता था सैन्य प्रशासन था। ठीक है, खेती या फिर व्यापार में शामिल होना उनकी मुख्य आजीविका नहीं थी, लेकिन राज तथा प्रजा की रक्षा करना से संबंधित इनका काम हुआ करता था। वैश्यों का काम होता था कृषि करना, व्यापार करना, पशुपालन करना तथा अन्य धार्मिक गतिविधियों से जुड़े रहना, धन अर्जन करना और साथ ही साथ सामाजिक सेवा तथा प्रमुख इनका उद्देश्य माना जाता था। और शूद्रों का काम होता था ऊपर के जो 3 वर्ग हैं उनकी सेवा करना। ठीक है, ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की सहायता करते थे और यह उनके लिए आदर्श जीविका मानी जाती थी। ठीक है, और आगे बात करते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगमों का हमें योगदान बताना है। देखिए, ये है शाहजहां बेगम, सुल्तान जहां बेगम। तो सांची के स्तूप को बचाए रखने में जो कि मौर्य अगर देखा जाए, सांची स्तूप जो मौर्य और बाद के काल का महत्वपूर्ण और बौद्ध स्मारक रहा है, इनका जो संरक्षण है 19वीं शताब्दी में भोपाल की जो बेगमें थी, विशेष करके शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम ने मिलकर इस चीज को किया था। जैसे क्या क्या चीज किया था, सबसे पहले सावधानी और संरचना, मतलब फ्रांसीसियों ने सांची के पूर्वी तोरण द्वार को फ्रांस ले जाने की अनुमति मांगी। शाहजहां बेगम ने इसे सीधे नहीं भेजा बल्कि इसका पीओपी बनाकर भेज दिया। ठीक है, और इनके इस कदम के द्वारा अगर देखा जाए तो जो सांची का जो तोरण द्वार है, ठीक है, वो सुरक्षित रहा और जो नकली जो तोरण द्वार जो कि पीओपी का बना था उसको फ्रांस ले जाने की अनुमति दे दी थी। और धन देकर आर्थिक सहयोगों के द्वारा सांची के स्तूप को बचाया गया। जैसे शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम ने स्तूप और आसपास के प्राचीन स्थल के रख रखाव के लिए धन अनुदान दिया। सुल्तान जहां बेगम ने संग्रहालय तथा अतिशालय बनाने के लिए धन उपलब्ध कराया। और साहित्यिक और ऐतिहासिक सहयोगों की अगर मैं बात करूं तो जॉन मार्शल ने सांची पर अपने प्रमुख ग्रंथ भी लिखे थे जो कि सुल्तान जहां बेगम को दे दिए, और उनके ग्रंथों के प्रकाशन में सुल्तान जहां बेगम ने मदद की। और स्थानीय जागरूकता और संरक्षण की अगर मैं बात करूं तो बेगमों ने यह सुनिश्चित किया था कि स्थानीय लोग स्तूप तथा अन्य स्मारकों को नुकसान न पहुंचाएं, और इस वजह से चारों तरफ से उन्होंने घिरवा दिया था। और साथ ही साथ उनके विवेकपूर्ण निर्णयों तथा संरक्षण के कारण ही जो सांची का स्तूप आज देखने को मिल रहा है, इतने समय तक बचा रहा है। कई बार क्वेश्चन ये भी आता है कि सांची का स्तूप क्यों बचा रहा है जबकि अमरावती का स्तूप क्यों नष्ट हो गया। तो सांची के स्तूप को बचाए रखने के लिए सुल्तान जहां बेगम, शाहजहां बेगम से लेकर बहुत सारे लोगों ने इसकी हेल्प की थी और बचाए रखने में योगदान दिया था, जबकि अमरावती के स्तूप को बचाने में कोई योगदान नहीं था। इसकी वजह से सब उसको लेकर चले गए और धीरे धीरे तोरण द्वार खत्म होते चले गए। ठीक है, इट मींस स्तूप ही खत्म हो गया। जैन धर्म की महत्वपूर्ण शिक्षाओं की अगर मैं बात करूं तो देखिए, जैन धर्म की शिक्षाओं की बात करूं तो सबसे पहला आता है अहिंसा, मतलब सभी जीवों के प्रति अहिंसा का सिद्धांत अपनाना है। और साथ ही साथ देखा जाए इंसानों, जानवरों, पेड़ पौधों, कीड़े मकोड़ों को न मारना जैन धर्म का एक केंद्र बिंदु था। कर्म तथा मोक्ष का सिद्धांत, जिसमें जैन मान्यताओं के अनुसार अगर देखा जाए जन्म और पुनर्जन्म का चक्र से मुक्ति के लिए त्याग तथा तपस्या की जरूरत होती है। यह संसार के त्याग से ही संभव हो पाती है। अतः मुक्ति के लिए बिहारों में निवास करना एक अनिवार्य नियम था। बिहार का मतलब होता है वो जगह जहाँ पे वो लोग रहते थे। ठीक है, बात करते हैं त्रिरत्न। जैसे जैन धर्म के अनुसार अगर देखा जाए तो जीवन में मोक्ष ही एक प्रकार का लास्ट एक एम होना चाहिए कि हाँ भाई मुझे इस संसार से मुक्ति चाहिए, और इसको पाने के लिए हमें 3 प्रकार के त्रिरत्नों को हमें मानना पड़ेगा। सबसे पहले सम्यक ज्ञान, दूसरा सम्यक दर्शन और तीसरा सम्यक चरित्र बनाकर रखना पड़ेगा। अगला है कठोर तप के द्वारा। महावीर स्वामी ने कठोर तपस्या के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग बताया है। मोक्ष की प्राप्ति तभी हो सकती है जबकि मनुष्य सभी वस्तुओं का त्याग करके चिंतन करे, मनन करे और तपस्या और संयम से आत्मा को मुक्ति मिल सकती है। ठीक है, साथ ही साथ 5 महाव्रतों की बात करते हैं, जैसे अहिंसा, सत्य, अस्तेय का मतलब होता है चोरी नहीं करना, अपरिग्रह का मतलब होता है संपत्ति का संयम करना, और साथ ही साथ ब्रह्मचर्य का पालन करना। ठीक है, जैन धर्म के लिए ये सब पालन करना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य था। अगला क्वेश्चन आता है सांची के मूर्ति कला को समझने में बौद्ध साहित्यों के ज्ञान से हमें कहाँ तक जानकारी सहायता मिलती है। तो देखिए, सबसे पहले इस प्रकार के जो तोरण द्वार और ये सारी चीजें देखने को मिलती है, इससे इतिहास का निर्माण किया जाता है और साथ ही साथ बौद्ध साहित्यों के ज्ञान में सहायता मिलती है। जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करूं, सांची की मूर्ति कला बौद्ध धर्म और संस्कृति की महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति है, जिसे समझने में बौद्ध साहित्य ने निम्नलिखित सहायता प्रदान की है। सबसे पहले बुद्ध के जीवन और घटनाओं का ज्ञान, यानी कि बुद्ध चरित्र तथा अन्य बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि वृक्ष को, ठीक है, बुद्ध को
वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जो कि मूर्तियों में भी दर्शाया गया। हालांकि उसका इमेज मैंने नहीं लगाया, हालांकि आप देख सकते हो कि एक वृक्ष के नीचे जो बुद्ध भगवान है वो बैठे हुए और ज्ञान की प्राप्ति कर रहे हैं, इस प्रकार की चीजें दिखाई गई हैं। ठीक है, अगला है सालमंजिका तथा अन्य प्रतीकात्मक मूर्तियां। जैसे आप देख सकते हो जो मूर्ति है ऊपर जो देख रहे हो, ये सालमंजिका की मूर्ति है। तोरण द्वार पर बनी हुई महिला है जो कि सालमंजिका है, जो कि साहित्य परंपरा का अध्ययन में एक तरीके से समझ आई, जिसकी वजह से लोक परंपरा माना जाता है कि ये जो स्त्री है ऐसी स्त्री थी जो कि अगर किसी भी चीज को छू दे तो वो उसका एक तरीके से समझो कि उसका भला हो जाता था। जैसे मान लो जो ऐसा पेड़ है जो फल नहीं देता है, अगर उसको ये टच कर ले तो उसमें फल आने लगेगा। ठीक है, तो एक प्रकार का शुभ का प्रतीक माना जाता था। जातक कथाओं तथा जानवरों की कहानियों से भी चीजें पता लगती है। जैसे सांची की मूर्तियों में जानवरों की कहानियों का उत्कीर्णन देखने को मिलता है। बौद्ध साहित्य की मदद से भी पता चलता है कि लोग को आकर्षित करने और नैतिक शिक्षा देने के लिए, ठीक है, उद्देश्यों से बनाया गया था। यानी कि ये जो सारी चीजों का निर्माण इसलिए किया गया था ताकि लोगों को आगे चलकर शिक्षा मिल पाए। साथ ही साथ में अगर बताऊं तो माया तथा गजलक्ष्मी से संबंधित, जैसे आप देख सकते हो ये इमेज, ठीक है, ये इमेज देख लिए जो कि सांची में सर्प है, साथ ही साथ ये गजलक्ष्मी है ना। तो क्या लिखा है, कुछ महिला मूर्तियों को इतिहासकारों ने बुद्ध की मां माया और कुछ को लोकप्रिय देवी गजलक्ष्मी से जोड़ा हुआ है। उपासक इन्हें दोनों रूप में जोड़कर पूजते हैं। ठीक है, प्रतीकात्मक चिन्ह तथा स्तंभ उत्कीर्णन की अगर मैं बात करूं, स्तंभों पर बने सर्प और अन्य प्रतीक बौद्ध साहित्य के ज्ञान से समझे अगर देखा जाए तो एक तरीके से जो भी स्तंभ पर जो भी चीजें बनी हुई, चाहे सर्प की बात हो चाहे अन्य प्रतीक हो, जिसकी वजह से बौद्ध साहित्य के बारे में जानकारी देखने को मिलती है। साथ ही साथ मूर्तिकला का व्यापक धार्मिक और सांस्कृतिक अर्थ भी देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद ये चीजें ओवर हो जाएंगी, पहली बुक अपनी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। नियतिवाद और भौतिकवाद में क्या अंतर होता है, तो सबसे पहले बात करते हैं नियतिवाद। नियतिवाद लोग वो होते हैं जो कि कहते हैं कि जो भी हमारे साथ लिखा है ना वो होकर रहेगा, मतलब सारी चीजें प्री प्लान है, मतलब नियति में लिखी हुई है। हर घटना पहले से तय है, यानी कि निर्धारित है, उसको बदला नहीं जा सकता। यानी जो भी होता है वो भाग्य, ईश्वर या फिर पूर्व निश्चित नियमों की वजह से होता है। भौतिकवादी ये कहते हैं कि भौतिकवादी का मतलब होता है सिर्फ पदार्थ, यानी कि मैटर्स, अर्थात भौतिक चीजें असली होती है, यानी कि जो चीजें दिख रही है वही असली है। ठीक है, बाकी सब अगर देखा जाए तो आत्मा ईश्वर का अस्तित्व यहाँ पर नहीं है। ठीक है, जो दिखता है, छूता है, मापा जा सकता है, वही सारी चीज भौतिकवादी चीजें हैं। ठीक है, इनका विश्वास होता है कि जो भी इंसान के साथ जो भी चीजें होती है वो उसके कर्मों का ही फल होता है, वो जो काम करता है उसी के हिसाब से चीजें होती है। विचार, भावना, आत्म जैसी चीजें भी दिमाग तथा शरीर की क्रियाओं का नतीजा होती है, यानी कि जो भी चीज शरीर में हो रहा है ये हमारे क्रियाओं का ही नतीजा है। उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो जीवन और मृत्यु सिर्फ जैविक घटनाएं हैं, कोई आत्मा और पुनर्जन्म नहीं है। किसका मानना है, ये भौतिकवाद का मानना है। नैतिकवाद या फिर सोच भी दिमाग के रासायनिक तथा भौतिक बदलाव का परिणाम है। ठीक है, एक व्यक्ति है जिनका नाम है मक्खाली गोसाल, एक नियतिवादी दर्शक थे, और अजीत केस कमलीन भौतिकवादी दर्शक थे। तो एक दार्शनिक का नाम भी मैंने बता दिया, और साथ ही साथ मैंने आपको ये बता दिया कि नियतिवादी जो ये मानते सारी चीजें पहले लिखी है वही होगा, और भौतिकवाद जो कहते हैं जो चीजें हो रही हैं इंसान ही जिम्मेदार है। और इस तरीके से जो चैप्टर है आपकी जो पहली बुक है ये ओवर हो जाती है। आई होप सो आपको चीज़ें अच्छी लगी होगी, बहुत शॉर्ट वे में मैं चीज़ों को करवाया हूँ, और अच्छे से पढ़िए। और नोट्स वगैरह लेना है तो 7011912793 पर मैसेज कीजिए। विकास स्टडी पॉइंट का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। ये सारी चीज़ें जो कि आपको यूट्यूब पे देखने को मिल रही है, आप आइए हमारे एप्लीकेशन पे, वहाँ पे अच्छे से स्टडी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, वीकली फिर टेक केयर, बाय बाय। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का विकास स्टडी पॉइंट में। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं टॉप 15 क्वेश्चन ऑफ सेकंड बुक ऑफ हिस्ट्री क्लास 12। ठीक है, तो चलिए करते हैं चीजों की शुरुआत और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में आने की संभावना है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं 10वीं सदी से लेकर 17वीं सदी तक कौन से 3 प्रमुख यात्री भारत आए। इनमें से कोई एक पक्का आता है। जो 3 यात्री आए थे ना, अल्बरूनी, फ्रांसवा बर्नियर, इब्न बतूता, उनमें से किसी एक पे क्वेश्चन जरूर आता है। तो सबसे पहले इनके बारे में समझ लेते हैं कि ये कब आए, इनकी क्या पुस्तकें थी, कहाँ से आए थे, उनकी लिखी गई पुस्तकों की क्या भाषा थी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यात्री है, यात्री, आगमन, जन्म स्थान, लिखित ग्रंथ और भाषा। बात करते हैं अल्बरूनी की। देखिए अल्बरूनी ये जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, कब आई, 11वीं शताब्दी में। जन्म स्थान क्या है, उज्बेकिस्तान।
लिखित ग्रंथ क्या है? किताबुल हिंद। और भाषा कौन सी है? अरबी। बात करते हैं इब्न बतूता की, जो कि 14वीं शताब्दी में आए। जन्म स्थान कहाँ है? अफ्रीका यानी कि मोरक्को। लिखित जो ग्रंथ है वो है रिहला, भाषा है अरबी। यात्रियों की नाम जो तीसरे यात्री हैं वो है फ्रांसवा बर्नियर। आगमन कब हुआ? 17वीं शताब्दी में। जन्म स्थान की बात करें तो फ्रांस हो गया। लिखित जो ग्रंथ है द ट्रेवल इन द मुगल अंपायर। और लास्ट में भाषा की अगर बात करूं तो फ्रेंच भाषा है। ठीक है, ये है फ्रांसवा बर्नियर। आगे बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन, इब्न बतूता द्वारा दास प्रथा के संबंध में दिए गए साक्ष्यों की विवेचना कीजिए। अब मैं आपको इसको कराने से पहले मैं आपको बता दूं, जिन बच्चों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नोट चाहिए, जैसे अभी आपको जो चीजें दिखाई जा रही है, अगर इसका नोट चाहिए तो आप मुझे 7011912793 पे मैसेज करके, जो कि डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ, वहां पे आप ले सकते हैं। अगर आप अभी फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स चाहते हैं, जो कि एग्जाम तक रहेगा वैलिड, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स, तो वो कहाँ मिलेगा? विकास स्टडी पॉइंट का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे कंटेंट में जाएंगे, वहाँ पे सारे नोट्स फ्री मिलेंगे। अगर आपको पीडीएफ में चाहिए तो 49 रुपीज पर सब्जेक्ट के हिसाब से पे करना पड़ेगा, जो कि आपको ऑलरेडी वहाँ पे है। कोई क्वायरी अगर लेना है तो आप जो नंबर है उस पर मैसेज करके ले सकते हैं। तीसरी चीज, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हिस्ट्री, पोल साइंस और सारे सब्जेक्ट की तैयारी कुछ इसी तरीके से कराई जाती है। ठीक है, तो सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको चीजें समझ में आती रहेंगी जैसे जैसे आप चैनल पे जुड़े रहेंगे तब। ठीक है, चलिए करते हैं नेक्स्ट की बात। तो दूसरा क्वेश्चन, जैसा कि मैंने बताया, इब्न बतूता द्वारा दास प्रथा के संबंध में दिए गए साक्ष्यों की विवेचन कीजिए। दास प्रथा के बारे में इब्न बतूता ने क्या बताया? तो देखिए, इब्न बतूता ने भारत दिल्ली सल्तनत की यात्रा के दौरान दास प्रथा को बहुत सामान्य और सामाजिक आर्थिक व्यवस्था के रूप में पाया है। इसके निम्नलिखित विवरण। जब वो यहाँ पे आया ना, यहाँ की सारी चीजों को जब देखा तो उसने कहा कि यहाँ की जो दास प्रथा है ना, दास प्रथा बहुत ही ज्यादा है यहाँ पे हर जो इंसान है दासों को अपने पास रखना चाहता है, अपने रुतबे को दिखाना चाहता है, और साथ ही साथ ये समझिए कि बाजारों में खुले आम बेचे जाते हैं, जिस प्रकार से वस्तुएं बेची जाती है उसी प्रकार से दासों को भी बेचा जाता है। तो दासों की व्यापकता का मतलब होता है दास बहुत ज्यादा थे। इब्न बतूता बताते हैं कि यहाँ पे अमीर, सरदारों, उच्च वर्ग के जो लोग उनके पास काफी मात्रा में दास हुआ करते थे, जो कि प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता था। घर गृहस्थी की अगर मैं बात करूं, घर गृहस्थी और प्रशासन में इनका उपयोग होता था, जैसे घरेलू काम करने में, निजी सेवाओं के लिए, प्रशासनिक कार्यों के लिए। दासों को विश्वास पात्र भी सेवक माना जाता था और सहायता के रूप में इनको रखा जाता था। दासियों की भूमिका की अगर मैं बात करूं तो दास हो गए जेंट्स और दासियां होगी स्त्री। ठीक है, तो उनका उल्लेख है कि दासियां अत्यंत सुंदर होती थी और उनको घर के भीतर कार्यों और तो कभी कभी सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए भी रखा जाता था, जैसे डांस करने का, गाना गाने का, इस तरीके की जो चीजें थी। साथ ही बात करते हैं दासों की खरीद फरोख्त, मतलब क्या होता है कि एक तरीके से दासों को खरीदा और बेचा जाता था, है ना। तो आमतौर में खुलेआम बाजारों में बेचा जाता था और कई बार दासों को विदेशों से भी लाया जाता था। ठीक है, निष्कर्ष क्या निकलता है कि इब्न बतूता के विवरण से स्पष्ट होता है कि उस समय दास प्रथा सामाजिक आर्थिक ढांचे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। यह प्रथा शासन वर्ग की शक्ति और वैभव दिखाती थी कि जिसके पास जितने दास है समझो कि वो उतना ज्यादा समृद्ध है। आगे बात करते हैं। अच्छा, इब्न बतूता ने दो चीजें और मैं बता देता हूं यहीं पे। इब्न बतूता ने पान के पत्ते का जिक्र किया है, साथ ही साथ नारियल का जिक्र किया है। उसने बताया कि पान का पत्ता दिखने में हरा होता है, लेकिन उसको जब चबाया जाता है तो लाल हो जाता है। ऐसे ही उसने बताया नारियल जो कि ऊपर से कठोर होता है, लेकिन इसके अंदर खाने युक्त कोई चीज होती है और इसके अंदर पानी भी होता है, इस प्रकार से करके बताया। संचार, इसके अलावा इब्न बतूता ने संचार के प्रणाली के बारे में बताया, जैसे डाक व्यवस्था समझते हो ना, तो उलूक और दावा दो प्रकार की डाक व्यवस्थाओं के बारे में भी जिक्र किया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है अल बिरूनी द्वारा लिखित ग्रंथ किताबुल हिंद के बारे में बताइए। तो ये भी क्वेश्चन 4 नंबर में आता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेखक एवं पृष्ठभूमि। तो किताबुल हिंद 11वीं शताब्दी में अरब विद्वान अल बिरूनी ने लिखा था और यह संस्कृत सीख कर भारतीय धर्म, दर्शन, गणित और समाज का गहरा अध्ययन करते हैं और 80 अध्यायों में किताबें थी। विषय वस्तु की अगर मैं बात करूं तो इसमें है, इस पुस्तक में हिंदू धर्म, जाति व्यवस्था, सामाजिक रीति रिवाज, शिक्षा, त्योहार, गणित, ज्योतिषी और भूगोल का विस्तृत वर्णन दिया गया हुआ है।
आगे बात करते हैं वैज्ञानिक एवं निष्पक्ष दृष्टि से अगर देखा जाए तो अल-बिरूनी ने भारतीय प्रथाओं और विचारकों का विश्लेषण और तुलनात्मक किया है, जिसकी वजह से पुस्तक की विश्वसनीयता स्रोत मानी जाती है, क्योंकि ये वही स्रोत है जिसके द्वारा इतिहास का निर्माण किया जाता है, क्योंकि ये तुलना भी करने का काम करता था कि भारत का कैसा है चीज और पश्चिम के देशों का किस तरीके की चीजें हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्या लिखा है, महत्व की बात करते हैं तो किताब उल हिंद मध्यकालीन भारत का सबसे महत्वपूर्ण विदेशी विवरण है, जो कि उस समय की सांस्कृतिक, धार्मिक और वैज्ञानिक प्रगति को समझ में रखकर समझने में मदद देती है। ठीक है, तो ये कुछ किताबुल हिंद के बारे में चीजें लिखी गई। कहा जाता है कि किताबुल हिंद जब अल-बिरूनी ने लिखा तो सबसे पहले वो एक प्रश्न लिखता था और प्रश्न लिखने के बाद फिर उसका आंसर देता था, तो उसकी एक विशिष्ट शैली थी लिखने की। आगे बात करते हैं, चौथा क्वेश्चन है, बर्नियर ने भूस्वामित्व पर क्या प्रश्न उठाए भाई। देखिए, बर्नियर ने भूस्वामित्व पर प्रश्न, ठीक है, भारत में उसने बोला है कि यहाँ पर निजी भूमि नहीं है। निजी भूमि का मतलब क्या होता है, यहाँ पे लोगों की अपनी खुद की भूमि नहीं है, यहाँ पर मालिक है और मालिक अपनी भूमि को लोगों को दे देता है, उस पर काम करवाता है। यहाँ पर ज्यादातर जो लोग हैं, ठीक है, उन्हीं के पास ज्यादातर जो लोग हैं उनके पास भूमि नहीं है, और जो कम से कम लोग हैं जिनका जो बहुत ज्यादा ताकत रखते हैं उनके पास ज्यादा भूमि है। ठीक है, उसने कहा कि मैं बड़े यकीन के साथ कह सकता हूं कि यहाँ पर दो प्रकार के लोग हैं, एक अमीर और एक गरीब, मिडिल क्लास का यहाँ पे जगह ही नहीं है, ऐसा करके उसने बोला था। तो क्या लिखा है, भारत में निजी भूमि का नहीं है, मतलब बर्नियर ने लिखा है कि मुगल शासन में सारी भूमि सम्राट की संपत्ति मानी जाती थी। किसान या जमींदार भूमि के मालिक नहीं थे, केवल उनकी उपज पर ही वो निर्भर रहा करते थे। दूसरे नंबर पे, भूमि का स्थायी अधिकार न होने से उत्पादन भी प्रभावित होता है। मैं कहूँ कि एक ऐसा काम जो आप अपने लिए करते हो उसको आप दिल लगा के काम करोगे, लेकिन अगर आप कंपनी के लिए काम करते हो तो आप कहते हो काम हो चाहे ना हो। इसी प्रकार से अगर आपकी खेती है तो आप बहुत ही मेहनत से काम करोगे, और दूसरे की खेती तो आप कहोगे बस कोई बात नहीं, मुझे मेरे सैलरी से मतलब है। इसी प्रकार से उसने कहा कि यहाँ पे स्थायी भूमि नहीं है, इसी वजह से यहाँ पे प्रोडक्टिविटी जो है, उत्पादन भी है, कम होता है। क्यों? उसका कहना था कि जब किसानों के पास अपनी जमीन का कोई स्थायी अधिकार ही नहीं है तो वो खेती में सुधार क्यों करेंगे, खेती में अच्छी सिंचाई क्यों करेंगे, और विकास करने का उनका उत्साह ही नहीं रहेगा। साथ ही साथ राजस्व नीति को अत्यधिक दमनकारी बताया। उसने ये बात कहा कि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लगान लिया जाता है, मनमाना कर वसूला जाता है, और इसके साथ साथ यहाँ के किसान गरीब होते जा रहे हैं और भूमि की जो उर्वरक शक्ति है वो भी कम होती जा रही है, क्योंकि समझो कि एक तरीके से किसान किस पे डिपेंड है, भूमि पर ज्यादा से ज्यादा फसल उगाएगा तो भूमि की उर्वरक शक्ति कम हो जाएगी। आगे, यूरोप से तुलना करते हुए भारत की आर्थिक पिछड़ापन का कारण बताया, यानी कि उसने बात कहा कि देखिए यहाँ और यूरोप में यही अंतर है। क्या अंतर है कि यहाँ पर जो चीजें हैं, यहाँ पर मिडिल क्लास की वैल्यू नहीं, मिडिल क्लास है ही नहीं, एक अमीर है एक गरीब है, ठीक है, यहाँ पे निजी संपत्ति नहीं, लेकिन जबकि यूरोप में इस प्रकार की चीजें नहीं है। बर्नियर का तर्क था कि जहाँ पे यूरोप में निजी स्वामित्व में बहुत ज्यादा समृद्धि थी, सबके पास अपनी भूमि होती थी, वहीं भारत में इस चीज की कमी थी। ठीक है, ये हो गया आपके 4 क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अलवार कौन थे। तो जैसा कि आपको पता है, अलवार दक्षिण भारत के भक्ति संत थे, जो कि विष्णु जी की पूजा किया करते थे, विष्णु जी के उपासक थे। ये भगवान विष्णु को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और उनके प्रति गहरी आस्था रखते हैं, और हरि के संत भी कहा जाता है इनको। अलवार मानते हैं कि विष्णु जी ने बुराई के अंत के लिए कई बार अवतार लिया है और धर्म की रक्षा करते हैं। साथ ही साथ अलवारों की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे अलवारों की कुल संख्या 12 है। वे विष्णु के साथ उनकी पत्नी श्री यानी कि लक्ष्मी जी की उपासना करते हैं। ठीक है, दक्षिण भारत में विष्णु जी के भक्तों को अलवार कहा जाता है। मुख्य अलवार संतों की अगर मैं बात करूं तो एक का नाम है नम्मालवार, दूसरे का नाम है अंडाल, जो कि एकमात्र स्त्री अलवार थी। ठीक है, ग्रंथों की अगर मैं बात करूं तो देखिए, अलवारों द्वारा रचित भक्ति भजन और पदों का संकलन नालियार दिव्य प्रबंधम में देखने को मिलता है, जो कि जिसमें लमसम 4000 भक्ति गीत संकलित हैं। ठीक है, अब इसी प्रकार से नैनारों की बात कर लेते हैं। तो देखिए, नैनारों की अगर मैं बात करूं तो देखिए, नैनारों के बारे में क्या लिखा हुआ है कि नैनार दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन से जुड़े शिव भक्त संत थे, जो कि शिव जी की पूजा किया करते थे, भगवान को सर्वोच्च ईश्वर मानकर उनकी भक्ति किया करते थे, उनका प्रचार किया करते थे। ठीक है, नैनारों की अगर मैं विशेषताओं की बात करूं तो नैनार संत मुख्य शिव की उपासना करते थे। महादेव और उनकी पत्नी जो पार्वती जी थी, उनको महादेवी का स्वरूप माना जाता है।
और शैव परंपरा के अनुसार शिव जी को संहारक माना जाता है, ठीक है, और सृष्टि के पुनर्निर्माण का मार्ग प्रशस्त करते हैं, यानी कि यही मार्ग दिखाते हैं। और परंपरा में नयनार संतों की संख्या कितनी है? 63 ये मानी जाती है। वे अपने कठोर तप, सरल जीवन, भक्ति, भजन, शिव के प्रति पूर्ण समर्पण के लिए प्रसिद्ध है। दक्षिण भारत में अगर मैं बात करूं, खासकर तमिलनाडु में, तो शिव भक्तों को नयनार कहा जाता था। नयनार ने मंदिरों, त्योहारों और भक्ति गीतों के माध्यम से समाज में शैव भक्ति का व्यापक प्रसार किया है। और प्रसिद्ध नयनार की अगर मैं बात करूं तो सुंदर मूर्ति नयनार, और भी नयनार हो सकते हैं, बट ये है कि प्रसिद्ध जो नयनार है सुंदर मूर्ति नयनार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अब छठे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्यों और किस तरह, देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों और किस तरीके से शासकों ने नयनार और सूफी संतों से अपने संबंध बनाने का प्रयास किया था? तो देखिए कहने का तात्पर्य है कि शासकों ने, शासक जो होते हैं, देखिए समझिए कि शासक जो है वो संतों के साथ क्यों संबंध स्थापित करना चाहता है, ये इसके पीछे कारण है। क्या कारण है? एक शासक संतों के पीछे इसलिए संबंध बनाना चाहता है क्योंकि शासक को चाहिए वोट, शासक को चाहिए फॉलोवर्स, शासक को चाहिए जनता उनकी बातें माने। और जो संत है, संत के पास बहुत सारे फॉलोवर्स होते हैं, संत जो बोलते हैं जनता वही बात मानती है। इसी वजह से शासक चाहते हैं कि मैं अगर संतों के साथ बना के रहूंगा ना, तो इसकी वजह से इनके जो फॉलोवर्स है सब मेरी बातें मानेंगे। इसी प्रकार से आज देखिए जितने बड़े बड़े पॉलिटिशियन है, सब जितने भी धार्मिक गुरु है ना, उनको पकड़ते हैं कि आप एक बार कह दीजिए कि ये पार्टी अच्छी है, ये नेता अच्छा है, तो सब वही मानने लगे। इसी प्रकार से शासक भी संतों से संबंध बना के रखते थे ताकि उनकी जो चीजें उसको पूरा किया जा सके, ठीक है, और साथ ही साथ जो जनता है उनको मान सके। तो क्या लिखा है? जनता में लोकप्रियता तथा वैधता पाने के लिए नयनार और सूफी संत आम जनता में अत्यधिक सम्मानीय थे। शासक उनके निकट रहते थे और इसकी वजह से जो है सत्ता को धार्मिक या सामाजिक वैधता दिलाने के लिए वो जो संत थे उनके साथ संबंध स्थापित करना चाहते थे। दूसरे नंबर पे सामाजिक एकता और स्थिरता के लिए, अगर संतों के साथ संबंध अच्छे रहे तो समझो कि ये बहुत ही लंबे समय तक चलेंगे। क्यों? क्योंकि संत जैसा बोलेंगे समाज वैसे ही करेगा। संत समाज मेल मिलाप और संवादाओं की शिक्षा देते हैं। उनके साथ संबंध बनाने में शासक समाज में शांति और स्थिरता स्थापित करते हैं। साथ ही साथ धार्मिक प्रतिष्ठा पाने के लिए, यानी कि नयनार यानी कि शैव सूफी दोनों की आध्यात्मिक प्रतिष्ठा ऊंची थी। उनसे जुड़कर शासक अपनी धर्मनिष्ठ छवि को बनाना चाहते थे। और साथ ही साथ राजनीतिक समर्थन पाने के लिए कि संतों का प्रभाव समुदायों में बहुत ज्यादा गहरा होता था और इसकी वजह से वो राजनीतिक जो है आधार एक तरीके से बनाने में मजबूत मदद मिलती थी, ठीक है। इस वजह से अगर देखा जाए तो जो शासक है वो इन संतों के साथ मिलना चाहते थे। शासकों ने इस तरीके से सूफी संतों से संबंध बनाए, जैसे पहला है कि मंदिरों, दरगाहों तथा मठों में दान करना शुरू किया, जिसकी वजह से जो लोग हैं लोगों को पूजा पाठ करने के लिए वहाँ पे चीजें मिल जाते थे, तो वो कहते थे कि हाँ शासक बहुत अच्छे हैं। दूसरे नंबर पे संतों का सम्मान था, संरक्षण, वो हमेशा संतों का सम्मान करते थे, संरक्षण करते थे और कोई भी समारोह करते थे तो उसमें बुलाया करते थे। राज्य की नीतियों में संतों के विचारों को महत्व दिया गया, जैसे सूफी संत शांति, दया और सामाजिक न्याय की बात करते थे और कई शासकों ने अपनी नीतियों में इन सिद्धांतों को रखा। भक्ति और सूफी स्थलों का निर्माण करवाया गया, जिसकी वजह से मंदिर, दरगाहों और सरायों तथा धर्मशालाओं का निर्माण कराया गया, जिसकी वजह से धार्मिक गतिविधियों का केंद्र बना और धार्मिक उत्सव तथा यात्राओं में सहयोग मिला। इसकी वजह से शासक नयनारों से जुड़े त्योहार तथा सूफी ठीक है उर्स कार्यक्रम, उर्स मतलब होता है एक तरीके से बड़ा वाला मेला लगता था, कार्यक्रमों में सुरक्षा तथा योजना में सहायता देते थे। इस वजह से अगर कहा जाए तो एक दूसरे दोनों लोगों का फायदा था और इस वजह से ये लोग संबंध बनाकर रखते थे, ठीक है। अगला 7वें क्वेश्चन की बात करते हैं। तो कबीरदास के मुख्य उपदेशों को वर्णन कीजिए और इन उपदेशों का संप्रेषण किस प्रकार हुआ। संप्रेषण का मतलब होता है किस तरीके से इन्होंने इस चीज को फैलाया। तो देखिए बात करते हैं कबीरदास के मुख्य उपदेश। सबसे पहला है एकस्वरवाद, इन्होंने एकस्वरवाद को फॉलो किया, ईश्वर एक है। दूसरे नंबर पे धार्मिक रूढ़ियों का विरोध, इन्होंने जो हिंदू मुस्लिम दोनों की बाहरी पूजा पद्धतियों को और रस्मों को आलोचना किया कि भाई ये सब सही नहीं है। अगला है सामाजिक समानता पे इन्होंने ध्यान दिया कि भाई देखो मनुष्य जो है ना वो सामाजिक समानता पर ध्यान दे। इट मीन्स क्या है कि यहाँ पर ये नहीं कि जातियों में अपने आप को डिवाइड कर दो, इस प्रकार की चीजें नहीं होनी चाहिए। नैतिक जीवन की शिक्षा जैसे सत्य, प्रेम, दया, सदाचार, इन सभी चीजों का है ना सच्ची भक्ति उन्होंने बताया कि ये सारी चीजें सच्ची भक्ति में आती है। अब बात करते हैं संप्रेषण किस तरीके से किया, कैसे इन चीजों को फैलाया। तो देखिए मौखिक परंपरा, यानी कि
कबीर के जो दोहे हैं, और खास करके साखी पद लोक परंपरा के माध्यम से लोगों को वो चीज किया, इट मीन्स लिख कर, है ना। आगे बात करते हैं, लिख कर मुंह मतलब बोल बोल के इस तरीके से भजनों के रूप में गाना गाया, और जैसे पदों को गा कर गांव में फैलाना। बीजक ग्रंथ में संकलन, बाद में उनके जो शिष्य थे उपदेशों को बीजक एक पुस्तक है उसमें संकलित कर लिया। भक्ति आंदोलन की जो धारा है, भक्ति संतों के प्रभाव से उनके विचार पूरे उत्तर भारत में बहुत ही तेजी से फैलने लगे। अब जैसा कि आप देख सकते हो, कबीर एक समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं, जिसमें अगर मैं सबसे पहले की बात करूं तो एकस्वरवाद में इन्होंने विश्वास रखा, नाम स्मरण करने पे ज्यादा ध्यान दिया, धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण, यानी कि कहने का मतलब कोई भी धर्म में भेदभाव मत करो। पूजा पद्धति का इन्होंने मूर्ति पूजा वगैरह का सबसे उसका विरोध किया, और सामाजिक समानता का ध्यान रखा इन्होंने, और साथ ही साथ जातिहीन समाज विचार, यानी कि जाति नहीं होनी चाहिए, सारे लोग एक समान है। आगे बात करते हैं, 8वां क्वेश्चन, बाबा गुरु नानक की शिक्षाओं पर प्रकाश डालिए, क्या वे कोई नवीन धर्म का स्थापना करना चाहते थे? तो देखिए क्या लिखा है, बाबा गुरु नानक की प्रमुख शिक्षाएं जो कि एक ईश्वरवाद है। पहला चीज तो यही है कि ईश्वर एक निराकार सर्वशक्तिमान और सबके भीतर विद्यमान है, हर व्यक्ति के अंदर होता है, ठीक है, वो एक ओंकार के सिद्धांत को मानते हैं। आगे नाम स्मरण और भक्ति की बात किया जाए तो इन्होंने नाम स्मरण पर ज्यादा ध्यान दिया है। आगे उसी को एक भक्ति और सच्चे कर्मों से ही होती है, ठीक है, साथ ही साथ न कि बाहरी रीति रिवाजों से। आगे बात करते हैं, तीसरा है समाज में समानता था जाति विरोध। गुरु नानक जी ने जाति, ऊंच नीच और भेदभाव का विरोध किया। वे मानते थे कि सभी मनुष्य ईश्वर की संतान है। अगला है सत्य निष्ठा और इसके साथ साथ ईमानदारी और जीवन। उन्होंने सिखाया कि मनुष्य को कीर्तन करनी चाहिए, यानी कि किरत करनी चाहिए। किरत करनी मतलब ईमानदारी से मेहनत करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए, और इसके साथ साथ अपनी जो चीजें, ठीक है, उन चीजों को अपने में बांट देना चाहिए, ठीक है, जिसको कहते हैं वंड छकना, ठीक है, अपनों में बांटना चाहिए। आगे धर्मों के बीच एकता और भाईचारे की बात करते हैं। उन्होंने हिंदू मुस्लिम संघर्षों की आलोचना की और कहा कि ईश्वर तक पहुंचने का एक ही मार्ग है जो कि सत्य और भक्ति है। अंधविश्वासों का उन्होंने विरोध किया, जैसे गुरु नानक जी ने मूर्ति पूजा, पाखंड, तीर्थों तथा दिखावटी धर्माचारों को इन्होंने विरोध किया, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात आती है, क्या वे कोई नवीन धर्म की स्थापना करना चाहते थे? नहीं, बल्कि वो चाहते थे कि इन्हीं धर्मों में सुधार हो पाए और इस तरीके की चीजें चल पाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, विजयनगर साम्राज्य के मंदिरों की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। तो देखिए मंदिरों की अगर मैं बात करूं तो देखिए मंदिर काफी बड़े बड़े बनाए जाते थे, ऊंचे और भव्य बनाए जाते थे, उनके गोपुरम देखो ना किस तरीके से बनाए जाते हैं। विजयनगर के मंदिरों के सबसे मुख्य विशेषता उनके विशाल और सजावटी गोपुरम यानी कि प्रवेश द्वार थे, जो कि द्रविड़ शैली की पहचान बताती है, और साथ ही साथ विस्तृत मंदिर परिसर यानी कि बड़े बड़े प्रांगण हुआ करते थे, मंडप, स्तंभों वाले हॉल हुआ करते थे, साथ ही साथ छोटे छोटे उप मंदिरों से मिलकर बने होते थे। परिसर अत्यंत सुव्यवस्थित और भव्य होता था। उत्कृष्ट मूर्ति कला और नक्काशी की अगर मैं बात करूं तो मंदिरों के स्तंभों, दीवारों और मंडपों पर नृत्य, संगीत, युद्ध, देवी देवताओं और कथाओं की सुंदर नक्काशी की जाती थी। विट्ठल मंदिर इसका खासकर उदाहरण है। साथ ही साथ रथ मंडप की अगर मैं बात करूं तो कहा जाता है ना वो सूर्य का जो रथ है वहां पर है, ठीक है। तो विजयनगर के कई मंदिरों में रथ के आकार वाले मंडप भी देखने को मिले हैं। उनके उकेरे हुए पत्थरों के स्तंभों से बने जो मंडप है, जिसको सभागृह कहा जाता है, वो भी देखने को मिला है, जो कि स्थापित कला का एक विशेषता है। आप 50 के नोट पे देखिएगा, एक आपको मिलेगा हम्पी, मतलब वहां पे एक रथ देखने को मिला है जो कि सूर्य का रथ माना जाता है। अगला है 10वां क्वेश्चन, विजयनगर की भौगोलिक स्थिति के बारे में चौंकाने वाले तथ्य बताइए और उसकी जल संपदा के बारे में और किलेबंदी के बारे में बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। क्या लिखा है, विजयनगर की भौगोलिक स्थिति को चौंकाने वाले तथ्य। सबसे पहले है कि कठोर पहाड़ों से घिरा हुआ प्राकृतिक सुरक्षा, यानी कि इसको चारों तरफ से वैसा नहीं घेरना पड़ा जिस तरीके से और राज्यों को घेरना पड़ा, क्योंकि इसके चारों तरफ से पहाड़ी है, तो कहने का मतलब पहाड़ी का सपोर्ट मिल गया। तो विजयनगर हम्पी विजयनगर हम्पी तीनों ओर से तुंगभद्रा नदी और चारों ओर ऊंचे नीचे अनगढ़ंत पथरीले पहाड़ी से घिरा हुआ यह प्राकृतिक किला शत्रुओं के लगभग अवैध था। मतलब यहाँ पर आक्रमण करना बहुत ही मुश्किल था, जो कि चौंकाने वाली विशेषता है। अगला है अद्भुत चट्टानी भू आकृति, बड़े बड़े शहर बड़े बड़े ग्रेनाइट पत्थरों
शिलाखंडों और उबड़ खाबड़ भूभाग पर बसा था, जिससे यह एक प्राकृतिक दुर्ग की तरह दिखाई देता था। यानी कि ऐसा दुर्ग मतलब ऐसा किला जो कि ऑलरेडी बना हुआ है, पहले से बना हुआ है, बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। आगे यहाँ पर व्यापारिक मार्ग भी अच्छे खासे थे, जैसे यह स्थान दक्षिण भारत के महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों के संगम पर था, जिसकी वजह से राज्यों को आर्थिक लाभ हुआ करता था। अगर मैं बात करूं विजयनगर की जल संपदा की, तो देखिए तुंगभद्रा नदी पर यह निर्भरता थी। जैसे राज्य की प्रमुख जल स्रोत तुंगभद्रा नदी थी, जो कि कृषि, पेयजल और व्यापार के लिए जीवन रेखी मानी जाती थी। दूसरे नंबर पे बात करें तो यहाँ पे उन्नत जल निकासी प्रणाली थी, जैसे यहाँ पे जलाशय थे, नहरें थे, कुएं थे, बांध थे, और कमलापुरम में यहाँ पे टैंक भी था, जो कि खेतों को पूरे वर्ष यहाँ पे पानी इजीली मिल जाता था। कृत्रिम झीलें थी और बांध थे। कृत्रिम झीलें का मतलब होता है यहाँ पर पहाड़ियों के बीच पानी रोकने के लिए छोटे छोटे बांध बना दिए गए थे। कृत्रिम का मतलब होता है जो कि चीजों को आर्टिफिशियल करके बनाना, ठीक है। अत्याधुनिक यहाँ पे जल प्रबंधन की प्रणाली थी। साथ ही साथ वर्षा जल संरक्षण यहाँ पे हो जाता था, यानी कि विजयनगर में वर्षा जल को चट्टानों में बने प्राकृतिक कुंडों और टैंकों से इकट्ठा किया जाता था। यह प्रणाली जल संरक्षण की एक अनोखी मिसाल थी। अब बात कर लेते हैं किलेबंदी की। किलेबंदी की अगर मैं बात करूं तो क्या लिखा है कि यहाँ पे अब्दुल रज्जाक जो आया था, जो कि फारस के राजा ने भेजा था, उसने यहाँ के किलेबंदी के बारे में चीजें लिखी है। तो क्या लिखा है कि एक नई कई स्तरों वाली किलेबंदी यहाँ पे थी, यानी कि अलग अलग टाइप्स की किलेबंदी की गई थी। शहर में 7 परतों वाली किलेबंदी थी, जो कि बाहरी शहर से लेकर राज्य के राजा के आवास तक फैली थी। प्रत्येक घेरे में द्वार था, प्राचीर था, मतलब दीवारें थी, और पहरेदार के लिए वहां पे सेनाएं तैनात हुआ करती थी। प्राकृतिक किला यहाँ था, और कृत्रिम किलेबंदी का मिश्रण था, यानी कि पथरीली कुछ ऐसी चीजें थी जो कि प्रकृति ने घेर रखी थी, कुछ ऐसी चीजें थी जिसको घेरा गया था। पथरीली पहाड़ियों को ही किले की दीवार की तरह इस्तेमाल किया जाता था, जहां जरूरी हुआ वहां पर ऊंची पत्थर की दीवारें बनाई जाती थी। मजबूत द्वार और रक्षा व्यवस्था की बात किया जाए तो किलों के द्वार मोटे लकड़ी और लोहे से बने हुआ करते थे। दुश्मनों के प्रवेश को कठिन बनाने के लिए घुड़सवार घुमावदार रास्ते भी बनाए गए थे, जिसकी वजह से दुश्मन यहाँ पे एंट्री ना कर पाए। शहर की दीवारें कई किलोमीटर तक फैली हुई थी, यानी कि किलेबंदी इतनी विशाल थी कि यह कई किलोमीटर तक फैली हुई थी, जो इसे भारत के सबसे बड़े किलों में से एक बनाती है। आगे बात करते हैं महानवमी डिब्बा। महानवमी डिब्बा के बारे में, महानवमी डिब्बा से जुड़े जो महोत्सव उसके बारे में बताना है। तो देखिए महानवमी डिब्बा की अगर मैं बात करूं तो देखिए महानवमी डिब्बा यह है जो कि एक प्रकार का ऊंचा विशाल मंच है, जिसको प्लेटफॉर्म के नाम से जाना जाता है। मतलब समझो विशाल मंच मतलब प्लेटफॉर्म। यह राजा द्वारा विभिन्न राजकीय अनुष्ठानों, त्योहारों, सैन्य दर्शन और दरबार लगाने के लिए बनाया गया था। यह एक तरह का राजकीय मंच था, जहां से राजा पूरे समारोह का निरीक्षण किया करता था। और महानवमी डिब्बा का आकार आयताकार था और 11,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था, ठीक है। सॉरी, किलोमीटर नहीं, वर्ग फीट में फैला हुआ था, जो कि 40, इसकी ऊंचाई कितनी थी, 40 फीट थी। यह हम्पी में सबसे ऊंचे और विशाल मंचों में से एक था, जहां पर राजा पूरे उत्सव का निरीक्षण करता था, यहीं पे देख रेख करता था। आगे बात करते हैं महानवमी डिब्बा से जुड़े जो महोत्सव हैं, जैसे यहाँ पे दशहरा, नवरात्रि जैसे अवसर मनाए जाते थे, ठीक है। और जैसे कि बात करते हैं दशहरा की, तो देखिए जो कि एक प्रमुख त्योहार है, ठीक है। और राजा यहाँ पर सैनिक परेड लेता था, साथ ही साथ हथियारों की पूजा की जाती थी, हाथियों और घोड़ों की शोभा यात्रा निकाली जाती थी, उसका निरीक्षण होता था। देवताओं की मूर्तियों को जुलूस में लाया जाता था, बड़े पैमाने पर यहाँ पे पूजा होती थी। सैन्य प्रदर्शन तथा शक्ति प्रदर्शन की बात करें तो सेना, घुड़सवारों, हाथियों और सैनिकों की परेड आयोजित की जाती थी। यह साम्राज्य की शक्ति और समृद्धि दिखाने का एक महत्वपूर्ण अवसर था। सांस्कृतिक कार्यक्रम की बात करें तो नृत्य, संगीत और नाटक जैसे कार्यक्रम आयोजित होते थे। नर्तक कलाकार राजा के सामने विशेष प्रस्तुति किया करते थे। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में कृषि समाज में महिलाओं की क्या भूमिका थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या लिखा है, मुगल काल में कृषि समाज में महिलाओं की क्या भूमिका थी? सबसे पहले कृषि कार्यों में भागीदारी, हमेशा कृषि कार्यों में भागीदारी रखती थी, जिसमें मुगल काल में ग्रामीण महिलाएं जैसे बुआई, निराई, गुड़ाई, ठीक है, फसल काटना, अनाज को साफ करना, ये सारी चीज करती थी। पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती थी, और पशुपालन का काम करती थी, और खासकर घरेलू जो उत्पादन होता है, जैसे महिलाएं गाय भैंसों की देखभाल, दूध दही जैसे उत्पादन को तैयार करना, चारा जमा करना आदि कार्यों में
लगी रहती थी, ठीक है, कृषि बढ़ाने के लिए सहयोग किया करते थे। कुटीर उद्योगों में इनका खासकर योगदान था। कई ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं कताई, बुनाई, सूत काटना, कपड़ा तैयार करना, टोकरी बनाना, घरेलू हस्तशिल्प किया करती थी, जिससे परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत रहती थी। कहते हैं कि जब स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर काम करेंगे, परिवार की स्थिति वैसे मजबूत रहेगी। परिवार और संसाधनों का प्रबंधन, जैसे महिलाएं अनाज का भंडारण करती थी, बीज सुरक्षित करना, खाद्य सामग्री प्रबंध करना, घरेलू आर्थिक निर्णयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। अक्सर वे कठिन परिस्थितियों में खेत और परिवार दोनों को ही संभाल लेते थे। आगे बात करते हैं, पंचायत था गांव का मुखिया किस तरीके से ग्रामीण समाज का नियमन करता था, यानी कि जो पंचायत है और जो गांव का मुखिया होता है किस तरीके से गांव को चलाता था। तो देखिए, सबसे पहले काम उसका होता था कि विवादों को समाधान करना, जैसे कौन कौन से विवाद, जैसे जमीन, पानी, चारागाह विवाद, झगड़े, इन सब चीज का निपटारा करा करता था। इसको मुकदमे या मंडल कहा जाता था। और अगली बात क्या है, इसका ही निर्णय, लास्ट निर्णय होता था। कर तथा संसाधन का प्रबंधन करना, मुखिया राज्य को लगान और अन्य करों की वसूली करता था और पंचायत गांव की जमीन, चारागाह, तालाब, कुएं और अन्य सामुदायिक संसाधनों के उपयोग का नियमन किया करता था। साथ ही साथ सामाजिक आचार व्यवहार का नियंत्रण भी था, जैसे पंचायती विवाह कराना, जाति नियमन, सामाजिक प्रथाओं, व्यवसायिक गतिविधियों और सामुदायिक रीति रिवाजों पर नियंत्रण रखते थे। नियम तोड़ने वाली जाति या फिर व्यक्ति पर जुर्माना लगाना, ठीक है, और सामाजिक दंड यानी कि बहिष्कार किया जाता था, उसको गांव से ही निकाल दिया जाता था। साथ ही साथ समुदाय की सुरक्षा और व्यवस्था की बात करें तो मुखिया गांव के पहरेदारी के लिए, साथ ही साथ सुरक्षा व्यवस्था के लिए, रास्तों तथा तालाबों की मरम्मत करने के लिए ये सब देखभाल करता था। और पंचायत समूह जो था, ठीक है, पंचायत जो सामूहिक श्रम जो था उसका आयोजन भी किया करता था। आगे बात करते हैं 14वें क्वेश्चन की। अबुल फजल का जो आईन अकबरी है एक बहुत बड़े ऐतिहासिक और प्रशासनिक परियोजना का केंद्र है, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीजें बनाई गई थी, ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजों का जिक्र किया गया था। तो देखते हैं सबसे पहले अबुल फजल लिखी जो पुस्तक है आईन अकबरी, वो पहले है क्या। तो आईन अकबरी अबुल फजल द्वारा रचित अकबरनामा का तीसरा भाग है। इसे मुगल शासन की सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक एवं प्रशासनिक दस्तावेजीकरण परियोजना माना जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें मुगल साम्राज्य के बारे में जानकारी देखने को मिलती है। इसे तैयार करने में व्यापक सर्वेक्षण, हजारों सूचनाएं, विभिन्न प्रांतों के अभिलेख, दरबारी कर्मचारियों का सहयोग लिया गया था। इसलिए एक विशाल और वैज्ञानिक रूप से संगठित परियोजना का परिणाम है। अब बात करते हैं आईन अकबरी एक बहुत बड़ी परियोजना थी, क्योंकि देखिए यही है आईन अकबरी, क्योंकि इसमें पूरे साम्राज्य का सर्वेक्षण किया गया था, जैसे प्रांतों, गांवों, उपज, कर, सेना, प्रशासन की पूरी जानकारी देखने को मिलती है। और इसी वजह से इस किताब को बहुत बड़ा किताब कहा गया है। प्रशासन का वैज्ञानिक रिकॉर्ड, जैसे मनसबदार, न्याय, सेना, विभागों की व्यवस्थित दस्तावेजों के बारे में लिखा गया है। सामाजिक सांस्कृतिक विवरण के बारे में, जैसे जातियां, त्योहार, शिक्षा, कला, परंपराओं, इन सब चीज के बारे में लिखा गया। आर्थिक, कृषि और संबंधित है, जैसे फसलों के बारे में, उद्योगों के बारे में, व्यापार, राजस्व, इन सब चीज के बारे में आंकड़े देखने को मिलते हैं। अकबर की नीतियों का प्रतिबिंब भी देखने को मिलता है, जैसे सुलह कुल की नीति, सहिष्णुता, प्रशासनिक सुधार, मतलब कहने को बोले समाज को चलाने के लिए जो विभिन्न प्रकार के टैक्स लगाकर चीजों को एग्जीक्यूट करना, सहिष्णुता मतलब होता है नियम बनाना ताकि लोग आपस में लड़ाई ना करें, प्रशासनिक सुधार करना, तो इन सभी चीजों के बारे में जिक्र जो है आईन अकबरी में दिया गया है। अब देखिए इसको 5 संकलन है। कौन कौन से संकलन है? सबसे पहला जो आईन का जो पहला आईन जिसको कहा जाता है, इसमें 5 चीजें हैं, ठीक है। तो पहला लिखा है केंद्रीय प्रशासन के बारे में चीजें लिखी गई है, ठीक है। तो देखिए पहला जैसे बादशाह के बारे में, मनसबदारों के बारे में, दरबारों के बारे में, सेना, शाही परिवारों के बारे में लिखा गया है। दूसरा इसमें प्रांतों के राजस्व, भूमि, उपज, अधिकारी, शहरों के बारे में लिखा गया है। तीसरा जो त्योहारों, रीति रिवाजों के बारे में इसमें जिक्र किया गया है। चौथा है जो इसमें फसलें, उद्योग धंधे, व्यापार, पशुपालन के बारे में जानकारी देखने को मिला है। साथ ही साथ 5वां जो है राजस्व तालिकाएं, जिसमें पैसा कहाँ से है, कितना है, इस सब चीज की तालिकाएं बनाई गई है। वेतन सूची बनाई गई है, भूमि मापन बनाया गया है, इन सब चीज के रिकॉर्ड देखने को मिलते हैं। अब एक लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 16वीं और 17वीं शताब्दी के दौरान मुगल साम्राज्य में वनवासियों के जीवन जीने के जो ढंग है उसमें उसकी व्याख्या कीजिए। देखिए सबसे पहले जो जंगल में रहने वाले जो लोग हैं उनको वनवासी या फिर जंगली कहा जाता है। तो देखिए सबसे पहले आवास और स्थान की बात करते हैं। वनवासी मुख्यतः जंगल, घने वनों और पर्वतीय क्षेत्रों में रहते थे। उनके जो घर है हथ निर्मित
झोपड़ियां हुआ करती थी, अस्थाई अस्थाई आश्रय स्थल होते थे, कभी इधर कभी उधर, इस तरीके से रहना होता था। दूसरा है आजीविका और भोजन की, तो जैसे मुख्यतः उनका जो भोजन था शिकार करना, मछली पकड़ना, फसल उगाना, वनस्पतियों से भोजन जुटाने पर निर्भर हुआ करता था। कुछ स्थानों पर वे छत्तेदार कृषि या फिर बगानी भी किया करते थे। अगला है सामाजिक संगठन। वनवासियों का संगठन छोटे छोटे गुटों या फिर कबीलों के रूप में हुआ करता था। वे निर्णय सामूहिक रूप से लेते थे और मुखिया बुजुर्ग की सलाह मानते थे। अगला है सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन। वनवासी अपने रीति रिवाजों और अनुष्ठानों का पालन करते थे। प्राकृतिक शक्तियां, पेड़ों, नदियों और जंगलों के देवी देवताओं की पूजा आम थी, यानी कि प्राकृतिक शक्तियों का ये पूजा किया करते थे, जैसे पेड़ों, नदियों, जंगल, इन सब चीज की पूजा किया करते थे। अगला है मुगल शासन के साथ संबंध, यानी कि अधिकांश वनवासी मुगल प्रशासन से दूर रहते थे, लेकिन कभी कभी कर वसूलने वाले या फिर सेना से टकराव भी हुआ करता था। कुछ वनवासी शाही सेवा में सैनिक या गाइड के रूप में भी जुड़े हुए थे, यानी कि कहा जाए तो मुगल शासन के साथ इनका संबंध भी हुआ करता था और कर वसूली और सेना से टकराव के लिए कई बार ठीक है चीजें हो भी जाती थी। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो वनवासी क्या लिखा अधिकांश वनवासी मुगल प्रशासन से दूर रहते थे। देखिए कहा जाए कि कई बार ऐसा भी होता था कि जो मुगल शासन है कई बार इस पे कंट्रोल करने की कोशिश किया करती थी, इसलिए वो चाहते थे इनसे दूर ही रहो। लेकिन कई बार ऐसी भी स्थिति आ जाती थी क्योंकि जंगल से हाथी और ये सब चीज पकड़ा जाता था, तो कई बार टकराव की स्थिति भी देखने को मिल जाता था। तो कई बार ये संबंध अच्छा बना लेते थे और कई बार कई चीजों में भिड़न भी हो जाती थी, तो इस प्रकार से इनका जीवन चलता था। ठीक है, चलिए आई होप से समझ में आएगा। ये हो गया आपका दूसरा बुक, पहला बुक ऑलरेडी अपलोड है, दूसरा बुक ये हो गया। अब इसके बाद बात करेंगे तीसरी बुक की। तो चीजें अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए फिर टेक केयर, बाय बाय। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का विकास स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 15 क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने की संभावना है, और ये तीसरी बुक से लिया गया है। तो चलिए करते चीजों की शुरुआत। बाकी के दो पार्ट आपने ऑलरेडी देख ही लिए होंगे, अगर नहीं भी देखे होंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया, आप उसको भी प्ले करके देख लीजिए। 15 क्वेश्चन, इस तरीके से आपके टोटल 45 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो चलिए करते चीजों की शुरुआत। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि राजस्व राशि के भुगतान में जमींदार क्यों चूक जाते थे, यानी कि जो जमींदार थे वो राजस्व जो राशि है, मतलब जो टैक्स है, वो अंग्रेजों को क्यों नहीं दे पाते थे। तो देखिए इसका मैं सिंपल सा आपको आंसर बता दूं। देखिए इस्तमरारी बंदोबस्त जब लागू किया गया था, मतलब एक ऐसा बंदोबस्त जिसमें फिक्स टैक्स देना था, तो ऐसे में इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किस पे किया गया था, जमींदारों के ऊपर, कि जमींदार किसानों से टैक्स लेगा और टैक्स लेने के बाद उसको अंग्रेजों को देना है। तो ऐसे में क्या किया गया था, जो अंग्रेज थे ना, अंग्रेजों ने इस्तमरारी बंदोबस्त के तहत हाई टैक्स लगा दिया था जमींदारों पे, और ये जमींदारों को कह रखा था कि आप जितना मर्जी टैक्स आप नीचे से ले सकते हो, मतलब किसानों से ले सकते हो, और हमें एक फिक्स टैक्स आप दोगे। ठीक है, इस तरीके की चीजें थी। तो स्टार्टिंग में देखा जाए तो जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने जो कीमत था, टैक्स का जो कीमत था वो हाई कर रखा था। इसकी वजह से जो जमींदार है उस चीज को देने में चूक जाते थे। तो देखिए क्या लिखा है, जमींदार अक्सर राजस्व यानी कि रेवेन्यू जमा करने में चूक जाते थे क्योंकि जो कठोर और ऊंची लगान थी, यानी कि ब्रिटिश सरकार ने बहुत अधिक राजस्व तय कर दिया था, जिसकी वजह से जो जमींदार थे उसको दे नहीं पाते थे। ठीक है, दूसरा है कृषि उत्पादन में गिरावट, यानी कि समय के साथ कृषि उत्पादन में गिरावट आ गई, जिसकी वजह से किसानों को पर्याप्त पैसा नहीं मिल पाता था, और जब उनके पास पर्याप्त पैसा नहीं होता था वो जमींदारों को नहीं देते थे, और जब जमींदारों के पास पैसे नहीं आते थे तो भाई सिंपल सी बात है ऊपर कैसे देंगे, तो ये भी एक दिक्कत थी। अगला है कृषि पर पूर्ण निर्भरता, सारे लोग डिपेंड किस पे थे, खेती के ऊपर। तो जमींदारों की आय का मुख्य जो स्रोत था वो था खेती। ठीक है, फसल खराब होने पर भी उसकी जो कमाई है धीरे धीरे घटती जाती थी, इसकी वजह से ये भी एक प्रकार का दिक्कत था। नियत समय पर राशि न जुटा पाना, मतलब जैसे अंग्रेजों ने फिक्स कर रखा था कि भाई इस समय पे टैक्स चाहिए तो इस समय पे टैक्स चाहिए, एक डेट दे दिया था, अगर नहीं दे पाओगे तो तुम्हारी जमींदारी नीलाम कर दी जाएगी। तो ऐसे में क्या है, ब्रिटिश राजस्व व्यवस्था में समय पर भुगतान करना भी जरूरी था। रकम देने में देरी होने की वजह से है ना, जो जमींदार है वो चूक जाते थे, दे ही नहीं पाते थे। ठीक है, आगे किसानों का विद्रोह और भुगतान न कर पाना, कई बार किसान अत्याचारों के कारण लगान देना ही बंद कर देते थे, जिसकी वजह से जमींदारों के पास पैसे नहीं आ पाते थे, और जब जमींदारों के पास पैसे ही नहीं आएंगे तो ऊपर कैसे देंगे, सिंपल सी बात है। तो कठोर और ऊंची लगान हो गया, और दूसरा है कृषि उत्पादन में गिरावट, तीसरा है कृषि पर पूर्ण निर्भरता, चौथा है नियत यानी कि फिक्स समय पर टैक्स ना चुका पाना, और किसान विद्रोह कई बार कर देते थे।
बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, जिन बच्चों को नोट्स चाहिए तो उसके लिए आपको विकास स्टडी पॉइंट का एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, वहां से आप डाउनलोड करके ले सकते हैं। अगला क्या लिखा है, ब्रिटिश सरकार जमींदारों को अपने नियंत्रण में कैसे रखते थे। ब्रिटिश सरकार जमींदारों को अपने कंट्रोल में कैसे रखती थी। सबसे पहले क्या किया, ब्रिटिश सरकार ने जमींदारों को अपने नियंत्रण में रखने के कई सारे तरीके अपनाए। जैसे सबसे पहला है उच्च और निश्चित राजस्व तय कर देना। जैसे अभी मैंने आपको बताया ना कि जो कि अंग्रेज थे, उन्होंने जमींदारों पे इस्तेमारी बंदोबस्त लागू कर दिया था कि भाई अगर तुमने पैसा नहीं दिया तो तुम्हारी जमींदारी नीलाम कर देता, तो कंट्रोल कर लिया। तो यही लिखा है कि जमींदारों को हर हालत में तय समय पर राजस्व जमा करना पड़ता था। भुगतान में थोड़ी सी भी अगर देरी हो गई तो इसकी वजह से सरकार उन्हें दंड देती थी और उसकी वजह से उनकी जमींदारी को नीलाम कर दी जाती थी। अगला है नीलामी की धमकी देना। यदि जमींदार राजस्व न दे पाए तो उनकी जायदाद तुरंत नीलाम कर दी जाती थी। इस डर से वे सरकार के प्रति वफादार और आज्ञाकारी बने रहते थे। अगला है कानूनी दबाव। ब्रिटिश सरकारों ने ऐसा कानून बनाया जो कि किसानों की बजाय जमींदारों के पक्ष में थे, लेकिन जमींदार पूरी तरीके से सरकार पर निर्भर थे। ठीक है, जरा सी गलती पर सरकार मुकदमे चला देती थी, यानी कि जमींदार के ऊपर क्या है, मुकदमे चल जाते थे। अगला है मध्यस्थता प्रशासनिक भूमिका। इसका मतलब क्या हो, जमींदारों को सरकार और किसानों के बीच में राजस्व वसूली एजेंट बना दिया गया था, यानी कि इनका बीच का काम था। इट मीन्स ये कि इधर किसानों से पैसा लेना, उधर जमींदार अंग्रेजों को दे देना, तो बिचौलियों का काम करते थे। तो इससे वे सरकारी व्यवस्था का हिस्सा नहीं बन पाते थे और स्वतंत्र रूप से वो काम नहीं कर पाते थे। इसके साथ साथ इनके जो लठियार वगैरह थे ना, सबको हटा दिए थे। ठीक है, राजस्व वसूली के लक्ष्य। सरकार ने जमींदारों पर सख्त वसूली लक्ष्य लगा दिया था कि भाई देखो तुम्हारा एक ही काम है। क्या काम है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें टैक्स लेना है किसानों से और हमारे तक पहुंचाना है, और बीच का जो बचा हुआ पैसा है वो तुम अपना प्रॉफिट में रखोगे। कर वसूली होने पर उन्हें दंड का सामना करना पड़ जाता था। कई बार ऐसा कम वसूली होने पर दंड का सामना करना पड़ जाता था। जब किसान उनको कम पैसा देते थे तो वो ऊपर दे नहीं पाते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जमींदार की जमींदारी क्यों नीलाम कर दी जाती थी। अभी जितनी भी चीजें हमने पढ़ी, जमींदार की जमींदारी इसलिए नीलाम कर दी जाती थी क्योंकि वो सही समय पर जब टैक्स नहीं दे पाएगा तो जमींदार की जमींदारी नीलाम कर देंगे अंग्रेज। ठीक है, तो क्या लिखा है, ब्रिटिश शासन में जमींदारी नीलाम होने के कई सारे कारण थे। क्या कारण थे, सबसे पहले राजस्व यानी कि लगान सही समय पर जमा न कर पाना। ब्रिटिश सरकार ने जमींदारों पर यह नियम लगा दिया था कि उन्हें तय समय पर पूरी राजस्व राशि जमा करनी होगी। यदि जमींदार एक भी किस्त चूक जाए तो ऐसे में उसकी या सही समय पर राशि नहीं जमा कर पाए तो ऐसे में सरकार उनकी जमींदारी को जब्त कर लेती थी, नीलाम कर देती थी। दूसरा है सरकार को स्थायी आय सुनिश्चित करना। ब्रिटिशों के लिए राजस्व उसकी सबसे बड़ी आय थी, इसलिए वे चाहते थे कि जमींदार कभी भी वसूली में ढील ना दे, यानी कि परफेक्टली काम करे और किसानों से वो टैक्स ले और हमें तक पहुंचाए। ठीक है, दबाव बनाना और नियंत्रण रखना, यानी कि जमींदारी निलमीकरण से जमींदार डरते थे क्योंकि वो चाहते थे कि उनकी जमींदारी नीलाम ना हो। इसी वजह से वो सरकार के प्रति वफादार बने रहते थे। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो कई कारणों से उनकी जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी क्योंकि सही समय पर वो टैक्स नहीं दे पाते थे। ठीक है, आगे क्या लिखा है, अगला है जमींदारों की तरफ से क्या प्रतिरोध रहता था। यानी कि अब तो ये वाली बात है कि भाई ये तो जमींदार फिर टैक्स अगर नहीं दे पाएंगे, किसान उनको टैक्स नहीं दिए, जमींदार फिर ऊपर कैसे देंगे, तो ऐसे में तो घाटा तो जमींदार का होगा। तो जमींदार देखिए क्या स्ट्रेटेजी लगाता था इन चीजों से बचने के लिए। तो यही क्वेश्चन लिखा है कि जमींदारों की तरफ से प्रतिरोध किस प्रकार से होता था, जमींदारों ने अपनी जमींदारी नीलाम होने से किस प्रकार से बचाई। तो देखिए सबसे पहली चीज है, ब्रिटिश शासन में जमींदारों ने अपनी जमींदारी बचाने और सरकार के कठोर राजस्व नियमों का विरोध करने के लिए कई प्रकार के प्रतिरोध किए। क्या प्रतिरोध किए, सबसे पहला तरीका क्या हुआ, राजस्व भुगतान में जानबूझ के देरी कर देना, यानी कि जमींदार सरकार पर दबाव बनाने के लिए सही समय पर राजस्व नहीं जमा करते थे या फिर कम राशि देते थे। यानी कि कहा जाए कि जब उनको ये बात पता लग जाती थी कि भाई देखो राजस्व जमींदारी हमारी वैसे ही नीलाम होने वाली, तो एक काम करते हैं जानबूझ के देरी कर देते, हम देंगे ही नहीं। ठीक है, दूसरे नंबर पे नीलामी का विरोध। कई बार नीलामी का विरोध भी कर देते थे। जब सरकार जमींदारी नीलाम करने आती थी तो जमींदार गांव के लोगों को नीलामी में बोली लगाने से रोकते थे और ताकि जमींदारी उनके हाथों से न जाए। और कई बार तो ऐसा होता था कि जमींदार अपने ही कुछ एजेंट बैठा रखे होते थे और जमींदारी में जब बोली लगती थी तो वो कहते थे कि हाई रेट बोल दो। हाई रेट बोलते थे
और ऊना का दूना दाम बोल दिया और उसके बाद जमींदारी खरीद ली। अब जमींदारी खरीद ली, लेकिन उसके लिए एक समय दिया जाता है कि आप इतने समय में पैसा जमा कर दो, और कई बार उन्हीं के एजेंट होते थे तो कहते थे भाई हम पैसे ही नहीं देंगे, जमा ही नहीं करेंगे। फिर उसके बाद फिर अगले जाते थे, फिर जमींदारी नीलाम करते थे, फिर उन्हीं का कोई बंदा खरीद लेता था, और इस वजह से बार बार ऐसी चीजें होती थी, पैसा देने में चूक जाते थे। तो उसकी वजह से लास्ट टू लास्ट क्या करते थे, वो जो जमींदार, जो पहले वाला जमींदार था, उसी जमींदार को पूरा का पूरा दोबारा दे दिया जाता था। इस तरीके से वो अपनी जमींदारी बचा लेते थे। कई बार तो वो अपने पत्नी के नाम कर देते थे, कोई स्त्री के नाम कर देते थे, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने नियम लगा रखा था कि भाई हम लेडीजों से जमीन नहीं लेंगे। ठीक है। मुकदमे दायर करना, सरकार के दंड, नीलामी आदेश या फिर बढ़े हुए राजस्व के खिलाफ वे अदालतों में अपील करते थे। किसानों को साथ लेकर प्रतिरोध करते थे, क्योंकि काम तो कौन करेगा, किसान करेंगे। तो जमींदार किसानों को अपने पक्ष में करके करते थे। दूसरे नंबर पे वसूली को रोक देते थे। तीसरे नंबर पर सरकारी अधिकारी को गांव में प्रवेश करने ही नहीं देते थे। लास्ट क्या लिखा है, हिंसक और शारीरिक प्रतिरोध, यानी कि कुछ क्षेत्रों में जमींदार और उसके समर्थक सरकारी वसूली कर्मचारियों पर हमला कर देते थे, जिसकी वजह से वो लोग वहां से भाग जाते थे। ठीक है। तो ये से कई सारी चीजें थी। अब अगला क्वेश्चन आता है कि संथालों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया। तो देखिए, संथाल आपको पता है ये बसाए गए मजदूर थे, एक तरीके से समझो कि दिहाड़ी के मजदूर आप बोल सकते हो इनको। ये पहाड़ी जो लोग रहते थे वो स्थायी खेती जब करने से मना कर दिए, तो संथालों को बुलाया गया कि भाई तुम लोग अब स्थायी खेती करोगे। ठीक है। तो क्या लिखा है, संथालों ने 1855 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह कई कारणों से किया था। इसके मुख्य कारण है, जैसे सबसे पहला है भूमि पर कब्जा और शोषण करना, यानी कि संथालों को जब बसाया गया तो संथाल तो स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा खुश थे कि भाई चलो बहुत ही बढ़िया है, ब्रिटिश सरकार हमें सपोर्ट कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। लेकिन समय के साथ देख रहे हैं कि धीरे धीरे ब्रिटिश सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा इनसे वसूल किया जाए, तो ऐसे में संथाल इनके विरोध में आ गए। ठीक है। और फिर उसके बाद क्या हुआ, भूमि पर कब्जा और शोषण की बात की जाए तो ब्रिटिश शासन के बाद उनकी जमीनों को महाजनों, साहूकारों और जमींदारों के हाथों में चली गई। संथाल अपनी परंपरागत जमीनों से बेदखल कर दिए गए, यानी कि ऐसी जमीन जिसको उन्होंने साफ करके खेती करने योग्य बनाया था, उन सारे जमीनों को जमींदार, साहूकार, जो वहां के महाजन थे, वो उन्होंने सबने कब्जा कर लिया। और ऐसे में वो बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो गए और उसके वजह से इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। महाजनों का कर्ज और अत्याचार, महाजन ऊंचे ब्याज, महाजन मतलब समझो एक तरीके से साहूकार क्या करते थे, जो उनको पैसा वगैरह देते थे उसके ऊपर काफी टैक्स लगा देते थे। तो महाजन ऊंचे ब्याज पर कर्ज देते थे और संथाल की जमीनें जब्त कर ली जाती थी और इसकी वजह से उनका काफी ज्यादा शोषण होता था। अगला है ब्रिटिश अधिकारियों की कठोर नीति, यानी कि राजस्व वसूली, जंगलों पर प्रतिबंध, शिकार पर रोक, कठोर कानूनों से संथालों का जो जीवन है काफी कठिन हो गया था। और परंपरागत जमीन पर खतरा, यानी कि ब्रिटिश कानून ने संथालों के उपयोग, जंगलों का जो उपयोग था, आजीविका थी, सामाजिक व्यवस्था थी, इन सब चीजों में दखल देना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उनकी जो संस्कृति है धीरे धीरे खोती चली गई। पुलिस, थाना प्रशासन का अत्याचार, यानी कि पुलिस संथालों के साथ अत्याचार करती थी, महाजनों के साथ देती थी, संथालों को न्याय नहीं मिल पाता था इसकी वजह से। ठीक है। तो इस वजह से इन्होंने फाइनली क्या किया, इन्होंने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और इसके कई सारे कारण थे। कई बार तो ऐसा भी कहा जाता है कि समझो कि ये भी लिखा हुआ है कि 100 रुपए समझो मूलधन लिया गया, मूलधन मतलब 100 रुपए। ठीक है। 100 रुपए लिया गया और उस पर कैसे साहूकारों ने ब्याज लगाया था कि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट लगा दिया था कि उनको 2-2 हजार रुपए देने पड़ गए थे कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। आप सोचो कोई व्यक्ति 100 रुपए ले और उसके बदले में उसको 2000 रुपए देने पड़ रहे हैं, तो ये भाई कितना है ना डिफरेंस है। तो ऐसे में वो विद्रोह नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। अगला लिखा है कि भारत में रह समूह के समुदाय के जीवन पर अमेरिकी गृह युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा था। अब देखिए एक बात समझिए, अमेरिकी जो गृह युद्ध हुआ था इसकी वजह से बहुत ज्यादा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा था, जो क्योंकि ब्रिटिश सरकार को जब कपास चाहिए था तो अधिकतर कपास अमेरिका से आता था और भारत से मिलता था। तो जब अमेरिका से कपास आना बंद हो गया क्योंकि अमेरिका में गृह युद्ध चलने लगा, तो ऐसे में उसने भारत पे प्रेशर किया कि भाई यहाँ से ज्यादा आप मुझे कपास बना के दो। भारत ने क्या किया, भारत के किसानों ने बहुत जोरों शोरों से कपास उत्पादन किया और उत्पादन करने के बाद उसको जब माल तैयार हो गया तो ऐसे में अमेरिका गृह युद्ध खत्म हो गया। और जब अमेरिका का गृह युद्ध खत्म हो गया तो ऐसे में अमेरिका से भी माल आ गया और भारत से भी माल आ गया। ऐसे में जब आपको एक चीज पता है कि जब मार्केट में कोई किसी भी चीज का ना अवेलेबिलिटी ज्यादा हो, यानी कि उपलब्धता ज्यादा हो, तो ऐसे में उसका रेट कम हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, रेट कम हो गया। अब किसानों ने क्या किया, पैसा ले लेके
कपास का उत्पादन किया था, अब उनको उतना भी पैसा नहीं मिल पा रहा है जिसकी वजह से वो कर्ज चुका पाए। तो इसकी वजह से रैयत समुदाय पर यानी कि किसानों को बहुत ज्यादा प्रभाव देखने को मिल गया था। क्या लिखा है, भारत में रैयत समुदाय के जीवन पे अमेरिकी गृह युद्ध का काफी प्रभाव पड़ा। जैसे पहला है कपास की मांग बढ़ी, यानी कि अमेरिकी गृह युद्ध जब 1861 से लेकर 65 के बीच में हुआ था, अमेरिका से यूरोप को कपास भेजना बंद हो गया था। तो ऐसे में भारत में कपास की मांग अचानक से बढ़नी शुरू हो गई। ऐसे में कपास की कीमतों में भारी वृद्धि हो गई। उच्च मांग के कारण भारत में कपास की कीमतें कई गुना बढ़ गई। रैयत जो यानी कि किसान जो थे, उपज ऊंचे दामों पर बेचने के लिए, ठीक है, उसकी वजह से उनको ज्यादा आमदनी होती थी, यानी कि उन्होंने सोचा कि ज्यादा से ज्यादा पैसा हम कमा लेंगे, ठीक है, बेच बेच के। रैयतों की आर्थिक स्थिति में सुधार, यानी कि अगर कहा जाए कि स्टार्टिंग में तो देखा जाए कई रैयतों ने इस अवधि में काफी लाभ कमाया और उनकी आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में बहुत ही अच्छी हो गई, क्योंकि ये जो युद्ध चला था 1 साल नहीं चला था, बल्कि 61 से लेकर 65 के बीच में चला था, यानी कि 4 सालों तक चला था, ठीक है। कुछ किसानों ने जमीन, पशु और औजार इत्यादि भी खरीद लिए क्योंकि पैसा आता था। आगे व्यापारी और साहूकारों पर निर्भरता, यानी कि कपास की बढ़ती मांग के कारण रैयत को संपर्क व्यापारी साहूकारों से बढ़ गई थी और खासकर कि हालांकि लाभ मिला लेकिन कर्ज पर निर्भरता थोड़ी भी बढ़ी, जिससे आगे चल के समस्या पैदा हो गई। और स्टार्टिंग में तो सब बढ़िया चल रहा था क्योंकि कपास धीरे धीरे बिक रहा था, और आगे चल के ऐसा हुआ कि जो कपास है उसकी मांग बिल्कुल ही, मतलब समझो कि अमेरिका में जब गृह युद्ध खत्म हो गया तो इसकी वजह से कपास बहुत ज्यादा मार्केट में हो गया और ऐसी वजह से उसका जो रेट है वो कम हो गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे। तो हमने कई सारे कारणों के बारे में ऑलरेडी बात कर लिया था, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी देख लेते हैं। पहला कारण जाता है सामाजिक कारण। सामाजिक कारण मतलब क्या होता है, अंग्रेजों ने सती प्रथा को रोक लगाया था, विधवा विवाह, धर्म परिवर्तन को बढ़ावा दिया था, ठीक है। भारतीयों को लगा कि अंग्रेज उसकी परंपरा संस्कृति पर हस्तक्षेप कर रहे थे और इसी वजह से अधिकारियों का तिरस्कार, व्यवहार और सामाजिक भेदभाव की वजह से ऐसे में ब्रिटिश सरकार ने कुछ सुधार करने की बात की और इसकी वजह से भारतीयों को वो चीजें पसंद नहीं आई और उनको लगा कि भाई ये जो चीजें हैं हमारे धर्म में दखल अंदाजी कर रहे हैं, इस वजह से इन्होंने विद्रोह कर दिया। तो सबसे पहला कारण क्या था 1857 का विद्रोह होने का, सामाजिक कारण। दूसरे नंबर पे आता है धार्मिक कारण। तो जैसा कि आपको पता है गाय तथा सुअर की चर्बी का लेप उस कारतूस पर लगाते थे जिसको उनको मुंह से खोलना था, तो ऐसे में उनका धर्म भ्रष्ट हो रहा था। तो इसी वजह से सैनिकों को गाय तथा सुअर की चर्बी वाले कारतूस देने का मामला सामने आया था। दूसरे नंबर पे ईसाई धर्म स्वीकार करने वाले को सरकारी नौकरी दी जाएगी, सरकारी सुविधाएं दी जाएगी, ये कौन करता था, अंग्रेज करते थे। और हिंदू मुस्लिम के प्रति असंतोष और धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचा, इसकी वजह से इन्होंने क्या किया, 1857 का विद्रोह कर दिया था। अगला क्या लिखा है, राजनीति कारण, मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत शासकों की रियायतों को छीन लिया गया था। नाना साहेब और राजा रानी जो है लक्ष्मीबाई के साथ अनुचित व्यवहार किया गया था और कई कर नीति लागू की गई थी जिसकी वजह से जनता पर अत्याचार भी हुआ था। तो ऐसे में राजनीतिक कारण भी आ जाता है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जनता इनसे परेशान नहीं थी, अंग्रेजों से सिर्फ जनता परेशान नहीं थी बल्कि सारे लोग परेशान थे। इसी वजह से इन्होंने क्या किया, राजाओं ने मिलकर भी लड़ाई कर दी थी, इस वजह से राजनीतिक कारण। तो 3 कारण हमने पढ़ लिया, सामाजिक कारण जिसमें समाज के बारे में, सती प्रथा, ये सब चीज पे रोक लगाया था, धार्मिक कारण हमने पढ़ लिया और राजनीतिक कारण पढ़ लिया। अब बात करते हैं आर्थिक कारण। आर्थिक कारण का मतलब क्या होता है, एक तरीके से पैसे से रिलेटेड। देखिए क्या लिखा है, जमींदारों की जागीरें छीन ली गई थी और गांव पर कब्जा और भारी कर लगा दिया गया था। हस्तशिल्प उद्योगों का पतन हो गया था क्योंकि मशीनीकरण धीरे धीरे होना शुरू हो गया था। धन का विदेशों में भेजा जाना और शिक्षित भारतीयों को ऊंचा पद ना मिलना, क्योंकि उनका मानना था कि जो ब्रिटिश अधिकारी हैं वो सिर्फ ब्रिटिश लोगों पर ही ज्यादा ध्यान देंगे, यहाँ के लोगों को ऊंचे ऊंचे पद नहीं देंगे। तो ऐसे में वो कहते थे कि भाई अगर मैं उस लायक हूँ तो मुझे भी तो पद देना चाहिए। तो ऐसे में उनको नहीं, ऐसे ही अगर मैं सेनाओं की अगर मैं बात करूँ तो सेना, जो ब्रिटिशर्स की सेना थी उनको तो अच्छी अच्छी ड्यूटी मिलती थी, जो ब्रिटिशर्स की सेना नहीं थी यानी कि भारतीय थे उनको तो कई दूर भेजा जाता था काम करने के लिए, है ना। तो ऐसे में ये भी दिक्कतें थी। अगला है सैनिक कारण। सैनिक कारण मतलब भारतीय सिपाहियों का अपमान किया गया, उनके साथ भेदभाव किया गया, ठीक है। समान वेतन नहीं दिया जाता था, पदोन्नति की कोई बात नहीं होती थी कि प्रमोशन वगैरह, ठीक है। नियम ना होना, कोई नियम नहीं होता था इनके लिए। कारतूसों का धार्मिक अपमान हुआ, इसकी वजह से ये सारी चीजें हो गई। अब तत्कालीन कारण की हम बात करते हैं कि ये सारी चीजें अचानक से तो हुई नहीं है, लेकिन ऐसी कुछ बात हुई जो अचानक से हुई जिसकी वजह से चीजें हुई। क्या, चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग सैनिकों ने धार्मिक कारण से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई देखो हम इन चीजों को मुंह से नहीं लगाएंगे, ठीक है। और दूसरे नंबर पर तुमने हमारे धर्म को भ्रष्ट किया है। तो हिंदू और मुसलमान दोनों समुदायों में गुस्सा और विद्रोह की चिंगारी फैल गई, इसकी वजह से ये स्टार्ट कर दिया गया 10 मई 1857 को, ठीक है।
अब ये जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, कारतूस वाला जो चर्बी वाला कारतूस है, और यहाँ पे जो मुंह से लगाया जा रहा है ये है, ठीक है। इसे इसी को कहते हैं कि कारतूस, ठीक है। इसको ऐसे गोली में भरा जाता था, फिर उसके बाद फायर किया जाता था। तो ये सारी चीजें हैं, तो यही सारे कारण है जिसकी वजह से 1857 का विद्रोह हुआ। आगे बढ़ते हैं। विभिन्न सामाजिक दृष्टि समूहों की दृष्टि में कितना फर्क था, मतलब 1857 का जो क्रांति हुआ उसमें सारे लोग पार्टिसिपेट किए और सबके अलग अलग कारण थे, और इसी वजह से कहा जाता है 1857 का जो विद्रोह है असफल रहा, क्योंकि अलग अलग लोगों के अलग अलग मोटिव्स थे। तो देखिए भाई, सबसे पहले राजा वर्ग, राजा नवाब, ये सब लोग क्यों शामिल थे, क्योंकि सिंपल सी बात है, बहादुर शाह जफर जो थे, बहादुर शाह, नाना साहेब, रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, कुंवर सिंह आदि अपनी खोई हुई सत्ता को दोबारा पाना चाहते थे, जिसके लिए शासकों ने अपने अपने क्षेत्रों में लोगों का नेतृत्व किया। अगला है जमींदार तालुकदारों की जो जागीरें उसको नीलाम कर दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा, और इसी वजह से ये लोग परेशान थे। जैसे अंग्रेजों ने अपनी जमींदारी तथा तालुकदारों को उसकी सत्ता से बेदखल कर दिया गया था, उनकी जागीरों को नीलाम कर दिया गया था, गांवों पर कब्जा कर लिया गया था। जमींदार अंग्रेजी राज को समाप्त करके अपनी संपत्ति को वापस पाना चाहते थे, इस वजह से इन्होंने लड़ाई की। आगे किसान वर्ग की अगर मैं बात करूं तो किसान क्यों शामिल थे 1857 की क्रांति में, अंग्रेजों के तहत तरह तरह के राजस्व लगा दिए गए थे, जिसकी वजह से किसानों को लगान चुका पाना काफी मुश्किल होता था, उसकी फसलों का अधिक रेट नहीं मिल पाता था, कभी कभी उनको उनकी जमीनें से बेदखल कर दिया जाता था। किसान साहूकारों तथा ऋणदाताओं के चंगुल में फंसते चले गए थे। किसान इन सब चीज में सुधार लाना चाहते थे, इसी वजह से उन्होंने क्या किया, लड़ाई किया। आगे बढ़ते, व्यापारी क्यों चाहते थे, व्यापारियों ने उद्योगों को अपने हाथों में ले लिया था, अंग्रेजों ने उद्योगों को अपने हाथों में ले लिया था, और इसकी वजह से वो ये चाहते थे कि जो अंग्रेज है ना उद्योगों को अपने हाथों से रिलीज करे, ताकि ये चीजें हमारे हाथ में आए, ठीक है। और टैक्स की कीमत में गिरावट चाहते थे। कंपनियों को अपनी आजीविका चलाने के लिए छोटे मोटे व्यापार करना पड़ता था। व्यापारी चाहते थे कि टैक्स की कीमत कम किया जाए, उद्योगों पर एकाधिकार पाना चाहते थे। अगला है सैनिक, यानी कि भारतीय सिपाहियों को कमतर नस्ल का माना गया था, सैनिकों का अपमान किया गया था, सिपाहियों के प्रति गाली गलौज की गई थी, शारीरिक हिंसा की गई थी, भेदभाव की नीति अपनाना, समान वेतन और समान नियम न होना, जिसकी वजह से चिकनाई युक्त कारतूसों के प्रचलन से जो सैनिक थे उनके गहरा धक्का हुआ, तो वो चाहते थे कि सारी चीजें हट जाए, ठीक है। धार्मिक जो नेता थे जैसे पंडित और मौलवी क्या चाहते थे, पंडित और मौलवी दोनों ने ईसाई धर्म को फैलाने का विरोध किया। वे चाहते थे कि पश्चिमी संस्कृति यहाँ पर हावी ना हो, धर्म भ्रष्ट न किया जाए और धर्म परिवर्तन ना किया जाए। अगला है अवध में विद्रोह इतना व्यापक क्यों हुआ, क्या ऐसे कारण थे जिसकी वजह से अवध में इतना विद्रोह हुआ। तो सबसे पहला है अवध विलय से जनता में आक्रोश। इन्होंने क्या किया था, गलत इंजाम लगाकर अंग्रेजों ने अवध की जो चीजें थी उसको अंग्रेजों ने अपने में विलय कर लिया था, ठीक है। 1856 में दुराचार का झूठा आरोप लगाकर अंग्रेजों ने अवध को अपनी साम्राज्य में मिला लिया, जिसकी वजह से जनता, सैनिक और जमींदारों में गहरा असंतोष फैल गया। दूसरे नंबर पे नवाब की शक्ति समाप्त कर दी गई थी। नवाब वाजिद अली शाह को हटाकर सत्ता छीन ली गई थी, जिसकी वजह से उनके जो समर्थक थे, जो दरबारी थे और जो शासकीय जो वर्ग थे, इन्होंने अंग्रेजों को हटाने की ठान ली थी। इसी वजह से इन्होंने बढ़ चढ़कर 1857 की क्रांति में हिस्सा लिया था। अब बात करते हैं, अवध की सेना भंग कर दी गई थी। नवाब की विशाल सेना को खत्म कर दिया गया था। हजारों सैनिक बेरोजगार हुए थे, जिसकी वजह से अंग्रेजों के प्रति इनका क्रोध बढ़ गया था। जमींदार तालुकदारों पर इनका दबाव था, जैसे अंग्रेजों ने तालुकदारों की भूमि और अधिकार छीन ली थी, जिसकी वजह से शक्तिशाली जमींदार भी इस पर विद्रोह करना शुरू कर दिए थे। किसानों पर भारी कर लगाने, जिसकी वजह से किसानों ने भी 1857 की क्रांति में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और जनता, सिपाही, जमींदार सारे लोग तो परेशानी थे अंग्रेजों से। इसी वजह से ये सारी की सारी दिक्कतें अवध में ज्यादा थी। इसी वजह से अंग्रेजों ने अंग्रेजों के खिलाफ 1857 का जो विद्रोह हुआ उसमें सबने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। आगे बात करते हैं, 1830 में गांधी जी द्वारा चलाए गए नमक आंदोलन के कारण बताइए और इसके परिणामों की विस्तार से वो चीज की है। तो आपको पता है 1857 का जो विद्रोह 1930 में जो नमक कानून लाया गया था, बेसिकली इसलिए क्योंकि अंग्रेजों ने नमक पर एकाधिकार लागू कर दिया था, नमक बनाने पर रोक लगा दी गई थी, इसके साथ साथ नमक की कीमतें बढ़ने लगी थी। इसकी वजह से गांधी जी ने कहा कि देखो नमक जो है ना सबकी जरूरतें हैं, है ना, हर व्यक्ति की जरूरत है, और ऐसे में नमक का रेट बढ़ाना ये सही नहीं है। तो इसकी वजह से उन्होंने विद्रोह कर दिया, ठीक है। प्रत्येक भारतीय घर में नमक का प्रयोग जरूरी होता है। जैसे भारतीयों को नमक कानून के तहत घरेलू उपयोग के लिए नमक बनाने पर रोक लगा दिया गया था, ठीक है। भारतीय दुकानों से अधिक मूल्य पर उनको नमक खरीदने के लिए बाध्य कर दिया गया था।
नमक उत्पादन और विक्रय पर एकाधिकार लगा दिया गया था। अंग्रेजी सरकार द्वारा लाभ पर न बिकने वाला नमक नष्ट कर दिया गया था और प्राकृतिक द्वारा बिना श्रम के उत्पादन नमक को नष्ट कर दिया था। यानी कि ये समझो कि ऐसी चीजें, नमक क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिलता है एक तरीके से समुद्र से, लेकिन उसमें प्रोसेसिंग वगैरह ये सब चीजें की जाती है। बहुमूल्य राष्ट्रीय संपदा को राष्ट्रीय खर्चे से नष्ट कर दिया था। इसका मतलब क्या हुआ, एक तरीके से समझिए कि धीरे धीरे करके इन्होंने इस तरीके की नीति लागू कर दी जिसके उससे ज्यादा उनको टैक्स मिले। ठीक है, उपयुक्त कारणों से जमींदार जो गांधी जी हैं, गांधी जी द्वारा नमक एकाधिकार के मुद्दे का चयन किया गया। नमक कानून आम जनता में बेहद लोकप्रिय था। ठीक है, सॉरी, अलोकप्रिय था। यानी कि जो नमक कानून अंग्रेजों ने लागू किया था जिसकी वजह से जनता आक्रोश में आ गई थी, तो ये अलोकप्रिय था। ठीक है, इस असंतोष का गांधी जी ने शासन के खिलाफ संगठित होना स्वीकार किया और उसके बाद सबको इकट्ठा किया और साबरमती के आश्रम से इस चीज को स्टार्ट किया गया और दांडी जाके एक मुट्ठी नमक बनाकर इस चीज को तोड़ दिया गया। ठीक है, आगे क्या लिखा है, परिणाम की बात करते हैं। महात्मा गांधी दुनिया की नजर में इसकी वजह से आए। दूसरे नंबर पे अंग्रेजी समाचार पत्रिका टाइम्स में गांधी जी का मजाक उड़ाया गया। साथ ही साथ दांडी यात्रा के पश्चात इस पत्रिका का जो सोच है, ठीक है, सोच में बदलाव आई। गांधी जी को मिला जन समर्थन देखकर सब लोग हैरान हो गए कि भाई इतने सारे लोग कैसे सपोर्ट, क्योंकि ये जहां जहां पे जिस गांव से होते हुए गुजरते थे ना, सारे गांव के जो लोग हैं इनके साथ हो जाते थे। इस यात्रा का यूरोप और अमेरिका प्रेस द्वारा व्यापक कवरेज किया गया। पहली राष्ट्रवादी गतिविधि जिसमें औरतों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। अंग्रेजी हुकूमत को आंदोलनों की व्यापकता का एहसास हो गया कि भाई आंदोलन भी कुछ ऐसी चीजें होती है और इसकी वजह से कहा जाता है कि अंग्रेजों की जो नींव है वो लड़खड़ा गई। उनका राज बहुत दिनों तक कायम नहीं रह सकता है, ये भी सबने सोचा और भारतीयों को भी सत्ता में हिस्सेदार बना दिया गया। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी जी ने खुद को आम व्यक्तियों की जैसे बनाने के लिए क्या क्या किया। सबसे पहले उन्होंने कुछ कदम उठाए, जैसे साधारण खादी पहनाव का उन्होंने चयन किया। जैसे साधारण खादी वस्त्र पहनते थे, धोती कुर्ता का, है ना, वो चीज करते थे। दूसरा है चरखा चलाते थे और खुद कपड़ा बनाया करते थे। तीसरे नंबर पे सादा जीवन अपनाते थे। चौथे नंबर पे गांव में रहकर काम किया करते थे जिसकी वजह से सबको ये लगे कि हाँ ये भी हमारे जैसे ही है। आम लोगों की जो बोलचाल की जो भाषा है वही बोला करते थे और जाति वर्ग धर्म से उठकर भी इन्होंने कहा कि देखो हम जातियों में मत रहो, जाति से भी ऊपर बढ़ के इंसानियत होती है, तो इंसानियत को फॉलो करो। तो इस वजह से गांधी जी ने खुद को आम लोगों की तरह दिखाने के लिए आम लोगों की तरह बनना शुरू किया। अगला है किसान गांधी जी को किस तरीके से देखते थे। तो गांधी बाबा, गांधी महाराज, महात्मा जैसे अलग अलग नामों से इनको जाना जाता था। आगे बात करते हैं, विशेषकर अगर मैं बात करूं तो गांधी जी गरीब विशेषकर किसानों के बीच में गांधी जी की अपील को, उनकी जीवन शैली और उनके द्वारा धोती और चरखा जैसे चीजों को विवेकपूर्ण, है ना, प्रयोग में बहुत ज्यादा बल मिला। गांधी जी जहां कहीं भी गए वहां पे चमत्कारी अफवाहें भी देखने को मिली। जैसे कुछ जगहों पे ये कहा गया कि गांधी जी के खिलाफ अगर कुछ बातें किसी ने बोल दिया तो समझो कि उसको काफी दुख का सामना करना पड़ जाएगा। कुछ अन्य स्थलों पर यह दावा किया गया गांधी जी की जो शक्ति है अंग्रेजी जो बादशाह है उसको खत्म करने के लिए आई है। साथ ही साथ गांधी जी का विरोध करने वालों के लिए भयंकर परिणाम की बात बताने वाली की कहानियां भी है। जैसे इस तरीके की अफवाहें भी फैली कि जो गांधी जी की आलोचना करता था वो गांव के लोगों को, है ना, इसकी वजह से जो गांधी जी की आलोचना करता था कहीं ना कहीं उसको उसकी आलोचना होती थी, उसकी बुराई होती थी और उसकी जो फसल है वो चौपट भी हो जाती थी। इस वजह से गांधी जी की बुराई ना करो तो ये अच्छा है, ऐसा चीज था। आगे बात करते हैं चरखे को राष्ट्रवाद का प्रतीक क्यों चुना गया। तो देखिए सिंपल सी बात है, ये समझो कि एक मिनी मशीन है जो कि घर पे बैठ के कोई भी चरखा चला सकता है और सूत काट सकता है। इसकी वजह से खादी वस्त्र बन सकता था। ठीक है, महात्मा गांधी ने चरखे को भारत के स्वतंत्रता संघर्ष और स्वदेशी आंदोलनों का एक तरीके से प्रतीक बनाया। और दूसरे नंबर पे इन्होंने कहा कि आत्मनिर्भरता का ये प्रतीक है, आत्मनिर्भर बनो, हमें किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है कि मशीनों के ऊपर डिपेंड रहो, मशीन सबका काम करके दे देगी तो फिर तुम बेरोजगार हो जाओगे। अगला है गरीबों और किसानों के लिए सुलभ बना दिया गया, यानी कि गरीब और किसानों को भी इसमें शामिल कर दिया गया जिसकी वजह से ऊंचे वर्ग के जो लोग थे सभी लोग मिलकर चरखा चलाया करते थे। अगला है विरोध का अहिंसक साधन, मतलब चरखा स्वदेशी आंदोलन का हिस्सा था जो कि अहिंसक तरीके के द्वारा ब्रिटिश जो वस्तुएं थी उसके बहिष्कार कर दिया गया। इन्होंने कहा कि भाई देखो ब्रिटिशर्स की अगर चीजों को अगर आप इस्तेमाल करते हो
तो अपनी जो स्वदेशी चीजें हैं इसका प्रमोशन नहीं हो पाएगा। इस वजह से हमें अपनी चीजों का प्रमोशन करना चाहिए। आगे, राष्ट्रव्यापी पहचान का प्रतीक। चरखा पूरे भारत में स्वदेशी और राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक है और छोटे बड़े जो गांव हैं, शहर, गांव से लेकर शहर तक हर लोगों को ये जोड़ती है। ठीक है, अब बचे हैं लास्ट के 2 क्वेश्चन। आगे, अब लास्ट में मेरे मुंह भी दर्द करने लगा क्योंकि लगातार मैं बोले जा रहा हूँ ना, क्योंकि भाई बच्चे कहते हैं कि भैया शॉर्ट वीडियो बनाओ, शॉर्ट वीडियो बनाओ, तो आप लोग के लिए शॉर्ट वीडियो है। बाकी चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। गांधी जी के अनुसार राष्ट्रीय भाषा की क्या विशेषता होनी चाहिए? संविधान सभा ने भाषा के विवाद का समाधान करने के लिए क्या रास्ता अपनाया? सबसे पहले देखिए, महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय भाषा के बारे में कुछ बातें बताई। सबसे पहले उन्होंने कहा कुछ हमें ऐसी भाषा चुननी चाहिए जो कि सबके लिए इजी हो, जैसे सामान्य जनता की समझ में आनी चाहिए। तो इसी वजह से वो हिंदी चूज करना चाहते थे जो कि इजीली सबको समझ में आ जाती है। दूसरे नंबर पे देश की संस्कृति और परंपरा से वो भाषा जुड़ी हुई होनी चाहिए। तीसरा है सादा तथा सरल होना चाहिए। और चौथे नंबर पे राष्ट्र की एकता में योगदान होना चाहिए। और लास्ट में क्या लिखा है, गांधी जी ने विशेष रूप से हिंदी यानी कि देवनागरी लिपि को राष्ट्रीय भाषा के रूप में मान्यता देने के सुझाव दिया था। लास्ट इसके अलावा अगर आगे बात करते हैं तो इसमें देखिए 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला है कि विशेषताएं बता दीजिए, दूसरे नंबर पे इसका समाधान कैसे किया गया। तो देखिए क्या लिखा है, संविधान सभा ने भाषा का विवाद का समाधान कैसे किया? सबसे पहले चीज, संविधान सभा में भारत भाषा को लेकर कई सारे मतभेद थे। इसे सुलझाने के लिए कई मतलब संविधान सभा ने बहुत सारे रास्ते निकाले। सबसे पहले हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया, 343 के अनुसार राष्ट्रभाषा बनाया गया। लेकिन ये भी बात कहा गया कि 22 मुख्य भाषाएं और अलग अलग जगहों पर अलग अलग भाषाएं बोली जाएंगी। अंग्रेजी को सहायक भाषा रखा गया, ठीक है, ताकि विदेशी व्यापार और प्रशासन में सुविधा हो पाए। अल्पसंख्यक भाषाओं के संरक्षण किया गया, राज्यों को अपनी भाषा बनाने का स्वतंत्रता दिया गया। और भविष्य में सभी राज्यों के लिए एक समय पर हिंदी अपनाने की योजना की गई कि धीरे धीरे करके आगे चल के जो हिंदी है उस चीज़ को अपना लिया जाएगा। लेकिन समझते हुए इस चीज़ का विरोध किया गया और इस वजह से 22 मुख्य भाषाएं हैं। आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान सभा के सामने कौन कौन सी चुनौती थी? तो देखिए, चुनौती की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले भाषा की चुनौती थी कि भाषा किसको सेलेक्ट किया जाए। दूसरे नंबर पे धर्म और अल्पसंख्यक का अधिकार, मतलब जैसे मुसलमान, सिख, ईसाई आदि अल्पसंख्यक थे, इनके अधिकारों से सुरक्षा की बात की गई। यह चुनौती भी थी कि सभी धर्मों को न्याय संगत बनाया जाए, जिसकी वजह से किसी को ये ना लगे कि हमारे साथ कोई भेदभाव हो गया है। अगला है सामाजिक असमानता, मतलब जाति प्रजा और अनुसूचित जनजातियों के लिए बराबरी का एक अधिकार सुनिश्चित किया जाए। महिलाओं और पिछड़े वर्गों के लिए समान अधिकारों की प्रावधान किया गया। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो राजनीतिक एकता की बात की गई कि भाई देखो, एक ऐसे संघ की स्थापना करो जिसको जिसकी बात सब माने। तो इस वजह से एक केंद्रीय सरकार बनाया गया और अलग अलग सरकारें राज्यों के लिए बनाई गई, ठीक है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। आर्थिक और न्यायिक ढांचा तय करना, भूमि सुधार, रोजगार, न्याय और सामाजिक कल्याण के लिए संवैधानिक आधार तय किया गया और एक न्याय संगत समान अवसर देने का एक आर्थिक ढांचा बनाया गया। यानी कि एक तरीके से आर्थिक न्याय किस तरीके से मिल पाए, किसको कितनी जमीनें अलॉट किया जाए, और जमींदारों के पास जिसके पास बहुत सारी जमीनें थी उनके लिए क्या कानून बनाया जाए ताकि गरीबों को मिल पाए, ठीक है। इसके साथ साथ राशन वासन समझते हो ना, अल्पसंख्यकों के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाना, ये सब चीज इसमें शामिल था। स्वतंत्रता के बाद व्यवस्था बनाना, मतलब ब्रिटिश शासन से हटकर पूरी तरीके से लोकतांत्रिक शासन स्थापित करना था और संविधान में मौलिक अधिकार और कर्तव्यों की रूपरेखा तैयार करना, ये सब चीज कठिनाई थी, ठीक है। तो राजनीतिक एकता बनाना, आर्थिक और न्यायिक ढांचा तय करना और स्वतंत्रता के बाद की व्यवस्था बनाना जिसकी वजह से कोई दिक्कतें ना हो और देश डिवाइड आगे चल के ना हो। तो इस प्रकार की चीजें की गई। देखो लास्ट के क्वेश्चन में बहुत धीरे धीरे मैंने करके बोला है क्योंकि बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है ना, इस वजह से बोला नहीं जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका बुक नंबर 3 और इसके साथ साथ आपका चैप्टर हो गया ओवर। टोटल 45 क्वेश्चन करवा दिया गया है, अच्छे से करवाया गया। जिसको भी ये वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे नोट चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप उस पर मैसेज कर दीजिए, वहां से ले। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय।